अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं किरण आफ्ताब और मेरे साथ हैं ये इस तरफ मोहम्मद शोएब। अरे आपने मुझे कहाँ ढूंढ लिया? मैं क्या किस तरह से न ढूंढती मैं आपको, ये गुम कहाँ है आप पहले ये बताएं। यार सीजन देखा था, एपिसोड रह गया और बेगम तो छुप के यहाँ आके बैठा था, यहाँ आपने ढूंढ लिया मुझे। डर लगता है? बेगम से डर लगता है, किसको नहीं लगता? जो कहता नहीं लगता वो झूठ बोल रहा है। हाँ, लेकिन सरहद के उस पार यानी कि भारत में बेगम से डर लगा नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, पाकिस्तान से डर लग गया, ऐसा हो गया। ऐसा क्या देख रही थी बेगम को शोहर को सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी है? किरण भाई हुआ कुछ यूं कि खातून आ जाए इस तरफ भी आ जाए। हुआ कुछ यूं कि खातून देख रही थी पाकिस्तानी ड्रामे और इतनी गुम थी कि मियाँ साहब की बात का जवाब नहीं दिया। वैसे मियाँ का नाम उनके है आसिफ सत्तार, तो इस पे एक मुस्कुराहट तो बनती है, बिल्कुल बनती है। और मैं इसका रीजन बता देती हूँ, हमारे टीममेट हैं उनका नाम भी यही है। कल से हम लोग शाम से हम लोग ये सोच रहे थे कि इस नाम में ऐसा क्या खास है। देखिए सवेरा होते ही पता चल गया कि ये भी कुछ हुआ। बहरहाल उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने खातून का अंगूठा तोड़ दिया पाकिस्तानी ड्रामा देखने पर। लेकिन क्या सिर्फ रीजन यही हो सकती है किरण? पाकिस्तानी ड्रामा ये भी तो हो सकता है लड़ाई कल रात से चल रही हो या परसों रात से चल रही हो, जब कोई और मामला भी हो सकता है। बेगम को बाहर नहीं लेकर गए होंगे, बेगम नाराज हो गई होंगी, शॉपिंग नहीं कराई होगी तो नाराज हो गई होंगी। देयर आर 1000 रीजंस जिससे नाराजगी हो सकती है। तो ये खामोशी हो सकती है। मेरे ख्याल में ये खामोशी जो थी ना उसको तोड़ना चाह रहे थे, कर इन्होंने कुछ और दिया। खामोशी तोड़ते तोड़ते अंगूठा तोड़ दिया, ये कर दिया इन्होंने। फिर हम पता नहीं इस पे हंसना तो खैर नहीं चाहिए, उस खातून का अंगूठा टूटा है, व्हिच इज वेरी बैड। बिल्कुल, लेकिन इसके नफ्सियाती कुछ पहलू हैं, उनका जायज़ा लेना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर खफगी थी, नाराज़गी थी, खामोशी थी या खातून बड़े इन्हिमाक के साथ कुछ भी कर रही थी, तो क्या इतनी जल्दी या चलिए इस कदर गुस्से में आ जाना बनता था? नहीं बनता था, थोड़ा सब्र किया जा सकता था। बहरहाल इस खबर की दीगर तफसील ये भी है कि पुलिस ने इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है और आसिफ सत्तार गिरफ्तार है। ना होते गिरफ्तार, अगर एक चाय की प्याली बना कर ले जाते, मना लेते, 1 मिनट लगता, किरण बेगम भी मान जाती और ये अंगूठा भी बच जाता, मामला सुलझ भी जाते, अगला दिन अच्छा गुजर जाता। लेकिन कैसे दिन अच्छा गुजर सकता है जब आप पॉजिटिव ना सोचें? तो थिंक पॉजिटिव। और आज नया दिन में क्या कुछ आपके सामने हम रखेंगे, पहले एक नजर डालते हैं। मुर्गी और अंडा था कभी अच्छी सेहत का हथियार, लेकिन अब बन गए बीमारियों की वजह। मुख्तलिफ पेचीदा अमराज से बचना है तो चिकन और अंडे से दूर रहना है, डॉक्टर्स का मशवरा। सोशल ऐप टिकटॉक का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। डबिंग ऐप ने नौजवानों का हुलिया बिगाड़ दिया, लड़कों ने लड़कियों का रूप धार लिया और लड़कियां लड़के बन गए। और पाकिस्तानी बेटी ने दुनिया में मुल्क का नाम रोशन कर दिया। इंटरनेशनल फाइट में हरीफ को जेर करने वाली पहली खातून फाइटर, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियन अनीता करीम होंगी नया दिन की मेहमान। और आते साथ ही आपने किया, देखें इसका मतलब ख्याल नहीं रख रही हैं आप ना खाने पीने का। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ खाने पीने में भी ख्याल रखूँ और ये खांसियाँ भी चली जाए। वैसे आप कह रहे थे ना कि अंडा मुर्गी बहुत ज़रूरी है, तो भाई आजकल सोशल मीडिया पे ख़ास सा कुछ फैला हुआ है कि अच्छी सेहत चाहिए, तंदुरुस्त जिस्म चाहिए तो अंडे और चिकन को दूर भगाइए, इसके गोश्त से बच के रहिए। ये सब कुछ सोशल मीडिया पर हो रहा है। अब सवाल ये है कि क्या मुर्गी का गोश्त मुज़र सेहत है या नहीं? अंडे न खाएं तो क्या खाएं? अंडे खाना भी तो ज़रूरी है, लेकिन सोशल मीडिया पर चलने वाली ये खबरें, ये बातें, ये सब कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। सोशल मीडिया की हर खबर पर एतबार ना कीजिए, थोड़ी सी रिसर्च खुद कर लीजिए। और हमने भी कोशिश की है कि हम अपनी रिसर्च रखेंगे आपके सामने कि जो खबरें आ जाती हैं इसमें फेक न्यूज़ कितनी है, और अगर मुर्गी और अंडे नहीं खाने तो फिर खाना क्या है, तो ये मामला है क्या, ये प्रोपेगेंडा किसने क्रिएट किया, इसके खिलाफ अब होने क्या जा रहा है, इस पर रिपोर्ट देखिए। कभी बात होती है बर्ड फ्लू की तो कभी हार्मोन के इंजेक्शंस की। मुर्गी का गोश्त हमेशा रहा साजिशी मफरूजों की जद में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पंजाब फूड अथॉरिटी पोल्ट्री को महफूज ग़िज़ा करार दे चुके हैं, मगर खरीदार सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे से महफूज नहीं रह सकते। सोशल मीडिया पे ये बताया जाता है कि लिखा हुआ आता है कि स्टीरॉयड के टीके लगाए जाते हैं, तो आप जो ब्रायलर है वो इस्तेमाल ना करें। मुज़र सेहत है, ये
सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे यूज़ कर रहे हैं ब्लेलर को। जब इनका आप खाना उठा के चेक करेंगे उसमें एक गंदी स्मेल आएगी। वो स्मेल की ये इसीलिए आती है कि वो गंदी हड्डियों से बनता है। दूसरी तरफ पोल्ट्री की सनत से मुंसलिक अफराद का कहना है कि जब भी पोल्ट्री की कीमत बढ़ती है तो इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। इस बार हमने ऐसे अनासर के खिलाफ साइबर क्राइम सेल से मदद लेने का फैसला किया है। साइबर क्राइम वाले जो हैं उनके स्पुर्द हमने भी किया है। हमने पोल्ट्री एसोसिएशन में भी लिखा है और पंजाब फूड अथॉरिटी ने भी कहा है कि जी आप उनको कहें तो हम उन खुद भी आपको सपोर्ट करेंगे कि ये पता करवाएं कि ये कौन लोग हैं जो इस किस्म की अफवाहें उड़ाते हैं, ताकि उनका तदारक जो है वो किया जा सके। एक सर्वे के मुताबिक मुल्क की आधी के करीब आबादी प्रोटीन की कमी का शिकार है, जिसकी वजह सस्ते दामों गोश्त का ना मिलना है। माहिरीन कहते हैं कि अगर मुर्गी की सनत के खिलाफ प्रोपेगेंडा ना रुका तो मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत की शरह मजीद बढ़ सकती है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसी सिलसिले में तफसीलात आपके सामने रख सकें। चिकन, अंडा, इसका इस्तेमाल और फिर चिकन को खिलाया क्या जाता है, फीड क्या होती है और क्या इससे कुछ नुकसानात होते हैं, ये सारी बातें पूछेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ होंगे अब्दुल बासित, साबिक चेयरमैन पोल्ट्री फार्मर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, हमको ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा हमारा साथ दे रही हैं डॉक्टर समीना भी। तो डॉक्टर समीना से पहले बात कर लेते हैं। डॉक्टर समीना, चिकन का इस्तेमाल किया जाए या नहीं, अंडे खाएं या नहीं, ये बड़ी कन्फ्यूजन है। आप बताइए हमें इस सिलसिले में, क्या खतरा है वाकई चिकन का गोश्त खाएं या अंडे इस्तेमाल करें? तो देखें जी, ग़िज़ा प्रोटीन तो हर किसी के लिए ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ग़िज़ा को सेहतमंद और महफूज तरीके से लोगों तक पहुंचाना गवर्नमेंट की एक बहुत अशद जो है ज़िम्मेदारी बनती है। अब रहा मुर्गी के साथ, मुर्गी के अंदर जो है तमाम जो इनको डाइट दी जाती है उसमें मुख्तलिफ जो जिस तरह हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं, इस तरह इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं। अब ये प्रोटीन किस तरीके से हासिल की जाती है, और सोयाबीन इसका एक बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदार में इसके अंदर है। फ़ैट ऑयल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जिसमें कहा जाता है कि चर्बी का इस्तेमाल होता है ताकि वो वज़न में ज़्यादा हो सके। ना सिर्फ ये, एक अंदाज़े के मुताबिक इर्रेशनल एंटीबायोटिक्स, जो कि आलमी सेहत का जो इदारा है उसका एक बहुत बड़ा एजेंडा है कि इस वक्त बहुत सारे स्ट्रेन्स ऐसे हो गए हैं बैक्टीरिया के जो कि रेजिस्टेंट हैं, और वो इर्रेशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स के हैं, क्योंकि सर्वाइवल ऐसी इंडस्ट्री में जानवरों के लिए ज़्यादा करने के लिए एंटीबायोटिक्स का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है। रीसेंट स्टडीज़ में 2012 में एक स्टडी हमारी डॉक्टर सारा हैं आगा खान में, उन्होंने एक स्टडी की थी जिसके मुताबिक ये पता चला कि इनमें कुछ ऐसे अज्जा भी शामिल हैं जो कि USA और वो अलाउ करता है रॉक्सरेन। रॉक्सरेन एक तरह का जरासीम आप समझें, उसको रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो भी इसकी डाइट में होता है। मेलामाइन एक प्लास्टिक के अंदर एक चीज़ इस्तेमाल की जाती है। जब हमने ये रिसर्च की 2012 में उन्होंने, तो उनको वो उसके भी अज्जा बीच में मिले। उसके अलावा मेलामाइन के अलावा, रॉक्सरेन के अलावा एक और डेंजरस पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल उनकी डाइट जो है उसमें असरात उनके गोश्त में मिले, क्योंकि ये चेक हुए थे। तो इसलिए हमारा ये कंसर्न बहुत बढ़ जाता है कि अगर डाइट उसको सही नहीं मिल रही, उसकी अफजाइश सही नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली वो इंसानों में जो है वो बेहतर उनके सेहत के लिए मुज़र होगा। तो ये चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये तो रिसर्च थी और ये सारे फैक्ट्स हैं कि जो आप हमें बता रही हैं। बासित साहब, क्या खिलाया जा रहा है मुर्गी को, और क्या ये रिसर्च आपके सामने है? क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? जी बहुत शुक्रिया, ये बहुत अहम बात आज आपने छेड़ी है। मैं ये बताऊं कि इसके ऊपर सबसे पहले तो ये जब से ये अफवाहें चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सुओ मोटो एक्शन लिया और उन्होंने एक कमेटी बनाई डॉक्टर फैसल साहब की सरबराही में, और जिन्होंने जाकर ख़ुद फीड मिलों से सैंपल कलेक्ट किए, मार्केट से मुर्गी के सैंपल कलेक्ट किए और उनको फिर पूरी लेबॉर्ट्री में चेक करवाने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट पेश की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी इंक्वायरी करने के बाद इसको लोगों के लिए महफूज डिक्लेयर किया। फिर
भी सोशल मीडिया के ऊपर, चूँकि ये आज सारा हमारा डिस्कशन सोशल मीडिया के बारे में है तो सोशल मीडिया के ऊपर जिस किस्म की अफवाहें चलती रहीं तो उसके बेस के ऊपर फिर पंजाब फूड अथॉरिटी जो है उन्होंने अपने तौर के ऊपर एसोसिएशन को बताए बगैर खुद जाकर मार्केटों से पंजाब के कई शहरों से उन्होंने सैंपल कलेक्ट किए, उनको टेस्ट करवाया और टेस्ट करवाने के बाद फिर उन्होंने एसोसिएशन को बताया कि हमने ये काम किया है और पोल्ट्री में किसी किस्म की कोई मुज़िर सेहत चीज़ नहीं पाई गई, लिहाजा उन्होंने इसको फिट डिक्लेयर किया फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये तो रही हमारी तहकीक। मैं आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान में जो पोल्ट्री हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये इसकी जो जेनेटिक्स हैं ये आती हैं बाहर से। ग्रैंड पेरेंट एक दिन के चूजे की शक्ल में इंपोर्ट होता है, इसके ऊपर जो है ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स और प्योर लाइन्स ये उन्हीं के पास हैं और वहीं से वो पूरी दुनिया को ये जेनेटिक्स जो है भेजते हैं और पूरी दुनिया में जहाँ से जेनेटिक्स जाती है वहीं से उसके फीड के फार्मूले भी आते हैं और उन्हीं फार्मूलों के तहत ये मुर्गी पाकिस्तान में भी तैयार होती है और उसी के तहत पूरी दुनिया में तैयार होती है। और पूरी दुनिया जो है आपको मैं बताऊं कि यूरोप और अमेरिका और बहुत से ममालिक जो हैं उनमें इसी मुर्गी की कंजम्पशन जो है पर कैपिटा कोई 41 किलो से लेकर 65 किलो तक है, जबकि पाकिस्तान में तो सिर्फ ये 7 किलो के करीब है। तो जो 41 किलो से 65 किलो मुर्गी का गोश्त कंज्यूम कर रहे हैं और 300 अंडे साल के वो कंज्यूम कर रहे हैं, हम तो 60 अंडे इस्तेमाल करते हैं, उनकी आप सेहत का अंदाज़ा लगाएं कि उनकी औसत उम्र 85 साल से ज़्यादा है। नंबर 1, उनकी आप सेहत देखें, उनकी आप स्पोर्ट्स की एक्टिविटी देखें, उनकी पूरी दुनिया में आप वो तो बिल्कुल ऐड अप कर रहे हैं ना आप। वो तो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी हैं, उनका लाइफस्टाइल चेंज है, हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वो भी एक ऐड हो जाता है हेल्थ फैक्टर के हवाले से। लेकिन मुझे ये बताएं, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं फीड के हवाले से, तो 2 बातें जानना चाहूँगा। एक, क्या फीड सारी की सारी जो मुर्गियों को दी जा रही है पाकिस्तान में बनती है? दूसरा, फीड में इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, प्रोटीन सोर्स क्या है? देखिए जी, प्रोटीन सोर्स तो मेजर है हमारा सोयाबीन मील, वेजिटेबल प्रोटीन सोर्स जो है वो इस्तेमाल होता है और इसके बाकी जो है विटामिन वगैरह और ऐसी जो अज्जा हैं जो कुछ इंपोर्ट भी होते हैं, लेकिन इसमें 90% जो है वो ग्रेन्स होते हैं और ग्रेन्स जो है वो सारे लोकली प्रोड्यूस होते हैं और इसलिए मेरा ख्याल में ये बिल्कुल एक ऐसी बात है जिसमें कोई हकीकत नहीं है कि पोल्ट्री फीड के अंदर कोई ऐसी चीज़ मिलाई जाती। देखो जी, अगर कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट भी होती है तो वो तो खुला है, कस्टम वालों के पास सारा डाटा मौजूद है, पोर्ट के ऊपर सारा डाटा मौजूद है कि क्या क्या इंपोर्ट होता है। तो अब्दुल बासित साहब, हर कोई आपका जो अब्दुल बासित साहब जो सेल है, अब्दुल बासित साहब, फिर जो रिसर्च होती है, जो रिसर्च होती है, फिर एक ऑर्गेनिक फॉर्म की, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम जाके देखते हैं, या वो मुर्गियां जो कि लोगों ने घर पाली होंगी, जो कि रोम अराउंड हैं और आराम से अपना फीड भी खुद तलाश करती हैं, और एक वो मुर्गी जो कि ब्रॉयलर मीट है, उन दोनों को अगर चेक करेंगे, उन दोनों के हवाले से कुछ तहकीकात की जाएंगी तो कुछ नॉन न्यूट्रिशन एडिटिव्स ब्रॉयलर चिकन में बहरहाल मिलेंगे, दूसरे में नहीं मिलेंगे। तो वो फिर कहाँ से उसके जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं? देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि जो ब्रॉयलर की जो मुर्गी है ना, इसको जितना एटमॉस्फेयर और जितनी बैलेंस्ड फीड, जितना साफ़ पानी, जितनी साफ़ आबो हवा दी जाती है, जो बैकयार्ड पोल्ट्री की जो मुर्गी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो तो जो गंद वो खाती है, मैं उसका जिक्र भी नहीं यहाँ कर सकता, करना भी नहीं चाहता। लिहाजा हमें ये ऐसी सेहतमंद मुर्गी है ब्रॉयलर की, मैं जैसे बताया कि पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल हो रही है और इससे हमसे बहुत ज्यादा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी सेहत हमसे बहुत अच्छी है। जब मैं ये बात करता हूँ ना कि ये साजिश, आप सुन रही हैं बासित साहब की बात, आप सुन रही हैं, ये बहुत सेहतमंद मुर्गी है, इसका गोश्त अच्छा है, इसका अंडा अच्छा है, आप इत्तेफाक करती हैं कि गुफ्तगू से? एक बात मुझे कंप्लीट कर लेने दें कि ये जो मैं बासित साहब, मैं आती हूं, आप पे दोबारा आती हूं, मैं आपकी बात दोबारा सुनती हूं। ये साजिश मुर्गी के खिलाफ नहीं है, ये लोगों के खिलाफ साजिश है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये नहीं चाहते कि हमारे लोगों की सेहत भी उन लोगों जैसी हो जाए। डॉक्टर समीना, ये मुर्गी के खिलाफ नहीं है, हमारे अपने लोगों के खिलाफ साजिश है। बासित साहब ऐसा कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने अभी जिक्र किया सेहतमंद यूरोप, सेहतमंद अमेरिका, यूएसए, और इसमें आपको मैं एक बात बताती चलूं कि यूएसए के लिए एक बहुत बड़ा सेहत का जो मसला बना हुआ है वो ओबेसिटी है। ओबेसिटी मोटापे को कहते हैं और मोटापा
बीमारियों की जड़ है। इसीलिए डायबिटीज़ जो कि शुगर है वो दुनिया में ज़ियाबतीज़ का दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और वो उसका एक बहुत बड़ा चंक जो है वो यूएसए में और ऑस्ट्रेलिया में और इन जगहों पे पाया जाता है और पाकिस्तान में भी ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। एक बात। अच्छा, ओबेसिटी जब आप आ जाती है, जो चिकन हमारा इस्तेमाल होता है वो फास्ट फूड का मेन हिस्सा है और हमारी जो नई जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है फास्ट फूड को। फास्ट फूड के अंदर जब ये ज़्यादा इसका इस्तेमाल है तो उससे ओबेसिटी हमारी यंगर जनरेशन में, टीनएजर्स में बहुत बढ़कर आ रही है। रीसेंट एक स्टडी के मुताबिक जो कि 2017 में हुई, उसमें आगा खान के में हुई थी ये, उसमें उन्होंने ये खिलाए ये जो रैट्स हैं उसके ऊपर, फीमेल रैट्स के ऊपर। जी डॉक्टर समीना, बिल्कुल ये लास्ट ईयर की तहकीक है एग्जैक्टली। जी 2017 की। 2017 में ये तहकीक हुई थी और इस तहकीक में उन्होंने खिलाया चिकन फीड रैट्स को और दूसरे रैट्स को जो सेहतमंद फीड है वो बगैर चिकन के खिलाया और फाइनली ये पता चला कि वो ओबेसिटी, उनकी ग्रोथ और उनका ईस्ट्रोजन लेवल ये एक हार्मोन है जो ख़वातीन में पाया जाता है, जो उनकी तौलीदी निज़ाम का मेन जुज़ है, वो जो है वो बहुत हद तक उन रैट्स में बढ़ गया जिन रैट्स को चिकन फीड दी गई थी। तो आया चिकन फीड के अंदर कुछ चिकन जो दिया गया था, तो चिकन की फीड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें शामिल हैं जिससे उनके तौलीदी निज़ाम को उस पर फ़र्क पड़ा। उसके अलावा एक और रिसर्च हुई लाहौर के अंदर, उसमें उन्होंने 50 लोग लिए जो कि फीमेल्स को, जिनके अंदर आपने आजकल देखा होगा कि बच्चियों के यहाँ मोटापा ज़्यादा हो गया है, एक्नी ज़्यादा हो गई है। हर्सुटिज़म एक चीज़ है जो कि चेहरे पे बाल होना, चेहरे पे बाल ज़्यादा हो गए हैं और इसकी जो आगे चलकर ये जो है सर के बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। ये अलामात बहुत ज़्यादा अभी यंग बच्चियों के अंदर आ रही है और नंबर में ये 10% कहते हैं। इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है और ये उन बच्चियों में जब देखा गया कि उनकी डाइट को चेक किया गया और उनको फॉलो किया गया, तो जो बच्चियां चिकन ज़्यादा इस्तेमाल कर रही थी और गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही थी, उनमें हर्सुटिज़म ज़्यादा पाया गया एज़ कम्पेयर टू जो बच्चे वेजिटेरियन की तरफ ज़्यादा थे, वो उनमें ये हर्सुटिज़म नहीं था, वो हेल्दी लोग थे। ठीक है। तो चिकन फीड का अगर ये 2 डॉक्टर्स ने चीज़ें की हैं और हम रोज़ाना देखते हैं कि हमारी बच्चियां गायनी की ओपीडी में भी और स्किन की ओपीडी में भी चेहरे के बालों और इन मसाइल की वजह से निज़ाम है जो ये परेशानी बढ़ रही है। ठीक है। अच्छा, अब आप बताइएगा बासित साहब, ये आप कह रहे हैं कि ये आम लोगों के साथ में दुश्मनी हो रही है, ये क्या हो रहा है, अब ये बता दें आप। देखें जी, मैं आपको बताऊं, ये जो डॉक्टर साहिबा ने जो फरमाया है ना कि अगर तो ये वाकई मुर्गी की वजह से ऐसा होता तो फिर जो 65 किलो मुर्गी कंज्यूम कर रहे हैं वो तो उनका चेहरा नज़र ही ना आता स्वाय बालों के। तो ये मेरा ख्याल में ये एक ऐसी जो है ना बात नहीं है कि ये सिर्फ मुर्गी की वजह से है, लेकिन इसके ऊपर तहकीक ज़रूर होनी चाहिए कि इसकी असल वजूहात हैं क्या। असल वजूहात जो हैं वो शायद उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स भी होंगे और हैं। लिहाजा पोल्ट्री जो है ये मैं समझता हूँ कि आप कह रहे होंगे और है से मुराद क्या है आपकी, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? आप चलिए आप बताइए। मैं मतलब वो रिसर्च पे बात कर रही हैं, आप बताइए, आपकी मालूमात क्या कहती है इस सिलसिले में? मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ही जो है ना बहुत सारे हम ये जो ब्यूटी क्रीमें और ये वो जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके ऊपर भी हमें सोचना चाहिए। और दूसरी बात साहब, ये तो और मामले, हम तो हार्मोनल डिसबैलेंस की बात करें। अगर वो चिकन खाने से हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है, हार्मोनल इरेगुलरिटीज हो रही हैं, तो फिर मामला खराब हो रहे हैं, वो चाहे खातून है वो चाहे मर्द है। देखें जी, यही मैं क्या बात बताना चाह रहा हूँ कि हार्मोन आज तक दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ ऐसा जो कि मुर्गी की फीड में ओरली दिया जा सके। अगर ये हार्मोन ओरली दिए जा सकते तो अब्दुल बासित साहब ये नहीं कह रहे कि हार्मोन दिए जा रहे हैं, हम ये जिक्र करें कि हम यही बात करें वो जो फीड चिकन को दी जाती है और चिकन जो कंज्यूम किया जाता है उस कंजम्पशन से हार्मोनल इरेगुलरिटीज होती हैं, हम ये कह रहे हैं।
नहीं, अगर उसमें हार्मोन होंगे तो तब ना, ये तो यही तो टेस्ट जो है ना, इन्होंने फूड अथॉरिटी, पंजाब फूड अथॉरिटी ने वेटनरी यूनिवर्सिटी से और बाकी पंजाब यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी से ये सारे टेस्ट करवाए हैं, तभी उन्होंने इसको फिट डिक्लेयर किया। डॉक्टर समीना, मैं चाहूंगा एक कमेंट आप कर दीजिए हार्मोनल इरेगुलरिटीज पर। क्या हो रहा है ऐसा, जिस तरह रिसर्च आप सामने भी रख रही थी कि कंजम्पशन ऑफ ब्रॉयलर चिकन और उससे इरेगुलरिटीज हो रही हैं हार्मोन्स की? देखें, पॉलीसिस्टिक ओवरीज का गहरा ताल्लुक है ओबेसिटी के साथ, और चिकन फीड जब ज़्यादा ली जाती है और चिकन फीड का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो ओबेसिटी होती है। और ये जो कह रहे हैं यूएसए में ओबेसिटी एक बहुत बड़ी वजह है, और ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है पॉलीसिस्टिक ओवरीज में, इंडिया, चाइना, यूएसए, और अब पाकिस्तान में ये बहुत बतदरीज तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। ज़रूरी नहीं कि हर किसी के चेहरे पे बाल हों, लेकिन हार्मोनल इरेगुलरिटीज़ की वजह से तौलीदी निज़ाम उनका अपसेट हो रहा है, और ये हमारे पास केसेस रोज़ाना के हिसाब से आ रहे हैं। यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जाके यूके की रिसर्च देखिए, वहाँ पर कंपाइलोबैक्टर जूजेनाई एक बैक्टीरिया है, ये एज अ कमेंसल एक ऐसी चीज़ होती है जो एक दूसरे जानवर के साथ रहता है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन उससे एक दूसरे से फ़ायदा हासिल करते हैं। कंपाइलोबैक्टर जो जूजेनाई है वो इसकी अंतड़ियों में रहता था पहले, लेकिन वो अब इसके मसल्स में भी आ गया है। मसल्स में आने की वजह से जब आप इस मुर्गी को ज़िबा करते हैं, जो हैंडलर्स हैं उनके लिए भी इन्फेक्शियस, क्योंकि जैसे अभी आपने फूड पॉइजनिंग, कंपाइलोबैक्टर सवेयर फूड पॉइजनिंग करता है, हत्ता कि किडनीज को, गुर्दों को और दिमाग को और लिवर तक इसकी इन्फेक्शन जाने के चांसेस होते हैं। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि वो कह रहे हैं कि यूएसए में और यहाँ सारी दुनिया में पब्लिक हेल्थ में ये एक इशू बनता जा रहा है कि हम ओबेसिटी को और उससे लिंक्ड हार्मोनल इम्बैलेंसेस को और डायबिटीज को कैसे टैकल करें, कैसे कंट्रोल करें। चिकन का बहुत बड़ा रोल है। सही। डॉक्टर समीना साथ रहिएगा, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर रुबीना भी, क्योंकि हम ये जानना चाह रहे हैं कि अब अगर अंडे और मुर्गे इस्तेमाल अगर ख़तरनाक है, वो चिकन या वो अंडे जिनमें ऐसी फीड इस्तेमाल हो रही है जिससे ह्यूमन हेल्थ पे ड्रास्टिक इफेक्ट्स आते हैं, तो फिर इस्तेमाल क्या किया जाए, क्या खाया जाए? डॉक्टर रुबीना आप फरमाइएगा, फिर क्या किया जाए, क्योंकि सोर्स ऑफ प्रोटीन तो चिकन है, एग है, फिर क्या करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम डॉक्टर रुबीना हकीम है और मैं यहाँ प्रिंसिपल होम इकनॉमिक्स कॉलेज की, और अल्हम्दुलिल्लाह जो इंटरनेशनल इदारों की बात हो रही है तो उनमें मैं एज अ रिव्यूअर या उनकी जो एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस बनती हैं उनमें अक्सर शामिल रहते हूँ। तो ये जो बातें की डॉक्टर समीना ने और डॉक्टर बासित साहब ने, तो इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि कोई भी एक रिसर्च जो होती है ना, वो कभी भी उसकी नताइज की बुनियाद पे कोई फ़ैसले नहीं किए जाते। और अगर किसी को भी हमारे वहाँ जैसे डॉक्टर्स हैं, उनकी न्यूट्रिशन लाजमन उनकी फील्ड नहीं है लेकिन उनको इंटरेस्ट होता है, तो उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि वो जो एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस होती हैं इंटरनेशनल इदारों की, बजाय इंडिविजुअल रिसर्चेस को देखने को, उनको देखा करें। फॉर एग्जांपल हम लोग न्यूट्रिशनिस्ट हैं, अगर हमें कोई मेडिकल के मुतालिक नॉलेज होगी तो हम एक आध रिसर्च पढ़ के उस पर तबसरे या उस पर डिसीजंस या सजेशंस नहीं शुरू करेंगे। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस हैं, डायबिटीज़ एसोसिएशन की गाइडलाइंस हैं, दुनिया भर में इसी तरह न्यूट्रिशन की भी गाइडलाइंस हैं। फॉर एग्जांपल एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स है दुनिया का सबसे बड़ा अदारा, उसकी एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस हैं। इस तरह कनाडा की एक पेन के नाम से गाइडलाइंस हैं। तो वो गाइडलाइंस इस तरह बनती हैं कि सारी रिसर्चेस को इवैल्यूएट किया जाता है कि पिछले 5, 10, 15 साल में जितनी रिसर्चेज आई हैं उनकी क्वालिटी असेस होती है, उसमें जो वैलिड रिसर्चेज होती हैं उनको एक जगह जमा किया जाता है, एक्सपर्ट्स बैठते हैं और फिर उसमें वो देखते हैं कि ये रिसर्च जो है इसके रिजल्ट्स कंसिडर करने के काबिल भी हैं या नहीं हैं। एंड देन अगर ये है कि भाई 3-4 रिसर्चेस हैं या 20-25 हैं जिन्होंने एक ही मौजूद होती रहनी चाहिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब जरा ये फरमा दीजिएगा जो हमारा सवाल था, प्लीज उसके बारे में बता दीजिए। मैं सिर्फ इन शॉर्ट ये बैकग्राउंड इसलिए बता रही हूँ कि ये सारा डिस्कशन जो है इसमें चिकन पे जो इल्जामात लगाए गए हैं उनके बारे में कोई वैलिड रिसर्चेस नहीं है। चलिए अब ये फरमा दीजिए कि अगर ऑल्टरनेट पर जाए तो क्या करें?
ऑल्टरनेट पे हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो 2-3 रिसर्चर्स यहाँ पे कोट हुई हैं वो मतलब उनकी वैलिडिटी लेवल इतना लो है कि वो किसी भी फोरम पे कंसिडर ही नहीं की जा सकती कि इसकी बुनियाद पे कुछ किया जाए। मतलब जो रिसर्च इस पे हुई है कि 50 बच्चियाँ ली जिनके हर्सुटिज्म था और 50 नहीं ली, उनमें सिर्फ ये देखा गया कि आप कितने फ्रिक्वेंटली मीट खाते हैं, क्वांटिटी देखी ही नहीं गई। तो इसी तरह यह है कि जो रैट्स पे रिसर्च हुई उसमें कोई कंट्रोलिंग फैक्टर ही नहीं थे कि कंफाउंडिंग फैक्टर्स क्या हैं। तो टेक्निकल फ्लॉज सिर्फ 2-3 रिसर्चर्स हैं जो कोट की गई हैं, और उसमें टेक्निकल फ्लॉज इतने हैं कि उस पे कंसिडर करके और आवाम को ये कहना डॉक्टर रुबीना, सिर्फ एक दो रिसर्चर्स की बात, ये आवाम पे जुल्म है। एक दो रिसर्चर्स की बात तो हम नहीं कर रहे, वो उन्होंने कोट की, बहरहाल और रिसर्च भी तो हुई होगी। नहीं है कि हम चिकन और अंडे ना खाएं या उसका मुतबादिल ढूंढें। यानी जो पाकिस्तान में चिकन है बिल्कुल ठीक है। मैं डॉक्टर बासित की बात से 100% मुत्तफिक हूं कि ये अवाम पे जुल्म है कि अगर उनके पास एक सस्ता जरिया है प्रोटीन का, तो हम सिर्फ 1-2 छोटी रिसर्चेस की बुनियाद पे जिसके रिजल्ट इतने वैलिड और इम्प्लीमेंटेबल भी नहीं है, कि वो रिसर्चेस गलत हैं, लेकिन डॉक्टर रुबीना जो है इस आप ये बात कर रही हैं रिसर्च कम हो रही है, होनी चाहिए ज्यादा। ये बताइएगा अगर 4 हफ्तों में एक चूजे से चिकन बन जाता है, नहीं रिसर्च की कोई एथिक्स भी होनी चाहिए। डॉक्टर रुबीना, अभी रिसर्च एथिक्स पर तो बात हम नहीं कर रहे, रिसर्च एथिक्स पर तो हम बात अभी नहीं कर रहे। अगर उन्होंने कोट किए दैट्स हर प्रोग्रेटिव, हम रिसर्च एथिक्स पर बात नहीं कर रहे। हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि अगर आप कहती हैं चिकन बिल्कुल ठीक है, एग बिल्कुल ठीक है, खाना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा है, तो ये फरमाइएगा फिर 4 महीने में या 4 हफ्ते में 4 हफ्ते में चूजे से मुर्गी बन जाती है, तो फीड में ऐसा क्या है, वो सब सही हो रहा है जो चूजे से मुर्गी बन रही है, हम कंज्यूम करते जा रहे हैं? देखें हाँ जी हाँ, क्योंकि ये फेडरल ड्रग अथॉरिटी है अमेरिका की, पाकिस्तान, तो उसमें ये है कि जो चीज़ें डाली जा रही हैं, या मिसाल के तौर पे भाई पहले जो है वो फार्म के अंडे होते ही नहीं थे, तो उसमें जितनी भी रिसर्चर्स हैं, जितनी भी टेस्ट्स वगैरह हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसमें कोई अभी तक ऐसी चीज़ नहीं है कि इतनी जल्दी जो मुर्गी की ग्रोथ हो रही है उससे हमें कोई नुकसान हो रहा है। वो तो अगर इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो जितना हमारा एग्रीकल्चर है, वो सब भी जो है कि पहले जो ग्रोथ जिस तरह से पौधे बढ़ते थे और जिस तरह अब फसलें उगती हैं उसमें बहुत फ़र्क है। तो अनलेस वी हैव सॉलिड एविडेंस, मे बी फ्यूचर में अगर अब तक जितना एविडेंस अवेलेबल है उसके लिहाज से अगर ऑब्जर्वेशन बढ़ रहा है तो उससे हमें इतनी ज्यादा डॉक्टर रुबीना ऑब्जर्वेशन के क्या वेटेज है? फ्यूचर तो आर्टिफिशियल मीट बनाने की बात हो रही है, बिल्कुल हो रही है बात, लेकिन ऑब्जर्वेशन पर आ जाए और उससे डॉक्टर रुबीना, अगर हम दुकान पर जाते हैं चिकन लेने के लिए तो वो मुर्गी से चला भी नहीं जा रहा, तो बैठी होती है, लेकिन ये हम देसी मुर्गी लें तो वो बड़ी एक्टिव होती है, और दोनों का अगर हम तकाबला करेंगे तो बड़ा फ़र्क होगा उनकी न्यूट्रिएंट्स पर, तो कुछ फ़र्क तो बहरहाल होगा ना? नहीं, अब तक की जो रिसर्चेस हैं न्यूट्रिटिव वैल्यू पे कोई फर्क नहीं है कि उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम है, कलर में, फ्लेवर में हो सकता है। हाँ, ये कि आप कहें कि भाई उसमें जो पेस्टिसाइड रेजिड्यूज हैं या कोई केमिकल्स के रेजिड्यूज हैं वो थोड़े बहुत ज़्यादा बेशक होंगे, लेकिन उसके लिए FDA की लिमिट्स हैं कि भाई कितने पार्ट पर मिलियन अगर वो हैं तो उसके बाद नुकसानदेह हैं। डॉक्टर रुबीना साथ आप मौजूद थी। तो मतलब ये कि हम जो है सारे कानून अपने लिए अकेले नहीं बना सकते, जो एक्सपर्ट्स ने बनाए हुए होते हैं, लाइक दैट इज मेरा तरीका यही है कि मैं इनफरादी तौर पे कोई 1-2 रिसर्चर्स की बुनियाद पे सब इतना खत्म ही हो जाएगा, इतना कतईयत से हो जाएगा तो नई बातें कैसे सामने आएंगी? डॉक्टर बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थी, अब्दुल बासित साहब हमारे साथ थे, डॉक्टर समीना हमारे साथ थी, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। जनाब, एक डॉक्टर को ऐसा लगता है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, अंडा मुर्गी खाते रहिए, सोशल मीडिया के अगेंस्ट अब क्या कुछ करने जा रहे हैं पोल्ट्री एसोसिएशन, ये भी हमने आपको बताया, और साथ के साथ पाकिस्तान भर में रिसर्च भी हो रही है कि भाई ये मामला क्या है। जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा आगे बढ़ेंगे, लेकिन शोएब मेरी कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है, अब क्या खाएं क्या ना खाएं, यही सवाल है। देखें जरा सा भाई आप घबरा रही हैं कि आपने अंडे मुर्गी नहीं खानी, क्योंकि देखें जब तक आप खुद सेटिस्फाइड नहीं है और खुद आप इस बात पर नहीं सोच रहे कि अगर खाएंगे तो शायद बिगड़ सकती है, तो आप सब्जियां खा लें, सलाद से वजन घटाएं, और मतलब जी मेरी कंफ्यूजन, मेरी परेशानी की यही वजह है सब्जियां। जी 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 हर न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि भाई सब्जी खाइए, हर डॉक्टर यही मशवरा देते हैं, लेकिन पंजाब में उगने वाली सब्जियां ग़िज़ाइयत के बजाय खतरनाक बीमारियां बांट रही हैं। फैसलाबाद अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिसर्च तो यही कहती है कि पहलवानों का ये शहर गुजरावाला, यहाँ की सब्जियां हैं सबसे ज्यादा जहरीली। इस पर उस्मान सिद्दीक ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले आपको दिखाते हैं, फिर हम जिक्र करेंगे कि सिर्फ पंजाब ही है या और शहर भी हैं जहां पे जहरीली सब्जियां काश्त की जा रही हैं, और ये कैसे जहरीली सब्जियां जहरीली हो जाती हैं। सब्जियां खाएं, सेहतमंद रहें,
ये तो हम हमेशा से सुनते और अमल करते आ रहे हैं, लेकिन फैसलाबाद के अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तो सब्जियों को ही सेहत के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। पालक, मेथी, गाजर, धनिया, बैंगन, मूली, मिर्चें, गोभी, शलजम और हर खाने में डलने वाली प्याज पंजाब में बढ़ा रही हैं बीमारियां, क्योंकि इनमें खतरनाक धातें मौजूद हैं। रिजल्ट्स के मुताबिक 2500 सैंपल्स में से हमने जब परसेंटेज कैलकुलेट की तो तकरीबन 79% सैंपल्स हमारे क्रोमियम में अब थे, और वो WHO की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है फिटनेस की, उससे ज़्यादा क्रोमियम उनमें पाया गया। और इसी तरह उनमें 57% सैंपल्स में लेड ज़्यादा था, 32% सैंपल्स में कैडमियम ज़्यादा था, और 8 से 9% सैंपल्स में निकल ज़्यादा था। गुजरांवाला की सब्जियां हैं सबसे जहरीली। दूसरा नंबर डेरा गाजी खां की सब्जियों का है। यहाँ तक कि जानवरों का चारा भी खतरनाक धातों से लेस निकला। भाई इतना ही मसला है तो फसलों को सीवरेज के पानी से सैराब ना करें। किसान तो तैयार हैं, लेकिन एक मजबूरी भी है। जो हमारी पानी की जो कमी है उसको पूरा किया जाए, तो जब वो पूरा कर दिया जाएगा तो फिर हम ये जो जितने भी किसान हैं तो उनको फिर क्या ज़रूरत होगी, यानी कि ये जो सीवरेज का पानी है वो लगाने की क्या ज़रूरत है। ये सब्जियां कोई मामूली बीमारियां नहीं फैला रही। कैंसर, अमराज़े कल्ब, हेपेटाइटिस, जिल्द के अमराज और ख़वातीन की बीमारियों में इजाफा कर रही हैं। गोश्त महंगा है, खरीद नहीं सकते। सब्जियां जहरीली हो गई हैं, और तो और गाय बकरों का चारा भी उतना ही मुज़र है। पंजाब वालों का एक ही सवाल है, खुद क्या खाएं और मवेशियों को क्या खिलाएं। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। और इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर जावेद अख्तर। आप डायरेक्टर हैं सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंस ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के। डॉक्टर जावेद अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया। सर, सब्जियां सेहत की अलामत थीं, लेकिन अब सब्जियां भी अगर जहर आलूद हो जाएंगी तो फिर हम क्या खाएंगे? आपकी बात ठीक है कि सब्जियां जहर आलूद हो गई हैं, लेकिन तमाम सब्जियां नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो सब्जियां हैं वो शहरों के इर्द गिर्द लगाई जाती हैं, और जहाँ से कोई ड्रेन गुजर रही है, जहाँ से सीवेज की कोई ड्रेन गुजर रही है या वहाँ से पानी गुजर रहा है, तो वहाँ पे आमतौर पे ज़िम्मेदार जो है वो सब्जियों में सीवेज वाटर जो है वो यूज़ करते हैं। जहाँ पे ये पानी यूज़ होगा वहाँ पे डेफिनेटली उसमें मुज़र से जो अज्जा हैं वो उसमें शामिल और इंडस्ट्रीज़ का फजला जो फेंका जाता है उससे भी फ़र्क पड़ता है? जी, उसमें देखें जो सीवेज वाटर होता है सिंपल, अगर वो सेपरेट जा रहा हो तो उसमें आमतौर पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो चाहिए पौधे को ग्रोथ के लिए वो ज़्यादा होते हैं, जैसे फास्फोरस है, जैसे नाइट्रोजन है, ये ज़्यादा मिलती है उनको, और वहाँ पे उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी से होती है। तो आमतौर पे आपने देखा होगा कि शहरों के इर्द गिर्द जहाँ पे सब्जियाँ लगाई जाती हैं वहाँ पे किसानों को उसमें खाद भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इस वजह से वहाँ भी ये यूज़ किया जाता है। लेकिन उसका मुज़र सेहत होने में आप जानते हैं कि जब सीवेज वाटर अनट्रीटेड जो होता है वो यूज़ किया जाता है तो उसमें मुख्तलिफ जरासीम जो हैं वो सब्जियों में जाते हैं। फैसलाबाद में ख़ास तौर पे एक और इशू है कि हमारा सीवेज वाटर जो है वो उसके साथ इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है या इफ्लुएंट है वो वहाँ से आ रहा है, और वो दोनों मिक्स हो जाते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने रिपोर्ट में बताया कि उसमें डिफरेंट जो हैं वो हैवी मेटल्स मौजूद हैं, तो वो हैवी मेटल्स जो इंडस्ट्री से आ रही हैं जैसे कैडमियम है, निकल है, लेड है, कॉपर है, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं। तो जब वो भी शामिल हो जाएं तो आमतौर पे जो लीफी वेजिटेबल है जैसे पालक है, जैसे और सब्जियां हैं, तो उनमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल हो जाती हैं, और वो हमारी सेहत के लिए मुज़िर है, बिकॉज वो आपके किडनीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं, वो आपके लिवर को इफ़ेक्ट करती हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ ये जो पानी जो जैसे यूज़ किया जा रहा है इसका कोई हल नहीं किया जा रहा। हमने काफ़ी दफ़ा ये कोशिश की है कि बताया जाए कि जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है वो सेपरेट हो, और जो सीवेज वाटर है वो सेपरेटली उसको ट्रीट किया जाए, और ट्रीटमेंट करने के बाद फिर उसको इस्तेमाल किया जाए, फिर वो मुज़र सेहत नहीं होगा, वो सब्जियों के लिए भी नुकसानदेह नहीं होगा। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं चल रहा और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट जो है वो सीवेज वाटर में मिक्स कर दिया जाता है, इसकी मिक्सिंग के बाद इसकी जो ट्रीटमेंट है वो भी ज़रा डिफ़िकल्ट है, और उस वजह से इसको कहीं पे ट्रीट नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान में कोई ऐसा ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है जहाँ पे ये सीवेज वाटर या इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट जो है उसको ट्रीट किया जाए और उसके बाद इस्तेमाल किया जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ चूँकि फ्रेश ग्राउंड वाटर जो है वो अवेलेबल है, नहरों में पानी अवेलेबल है, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट दिस कि हम ये कोशिश करें
हालांकि हमारे यहाँ जो सीवेज वाटर है उसका वॉल्यूम अगर आप कैलकुलेट करें तो उसको ट्रीट कर लें तो हम उसको मुख्तलिफ सब्जियों के लिए भी और फसलों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चूँकि अनट्रीटेड है इस वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा हो रही है। और वेजिटेबल जो हैं चूँकि वो डायरेक्टली हम कंज्यूम करते हैं और उसमें इसके जो अज्जा हैं सीवेज वाटर में से जो मुज़र सेहत अज्जा हैं वो सारे इसमें शामिल होते हैं। और उसमें लोगों को गाइड यही किया जाता है कि सब्ज़ी जो है वो अच्छी तरह वॉश करें, उसको पानी में डुबो के रखें ताकि उसका जो मुज़र सेहत उसके ऊपर जो कुछ चीज़ें हैं वो साफ़ हो जाए। ये क्या काफ़ी लेकिन फिर होता भी है? ये सिर्फ सब्जियों को धोया जाए, भिगोया जाए, ये सब काफ़ी होता है, उसके बाद में ये सब कुछ धुल जाता है, वॉश आउट हो जाता है? नहीं, काफ़ी नहीं, वॉश आउट तो नहीं होता, लेकिन जब आप उसको इरीगेट करते हैं सीवेज वाटर के साथ तो आप जानते हैं उसमें कुछ सॉलिड मटेरियल भी होता है सीवेज वाटर में। और जो सॉलिड मटेरियल है या फीसेस वगैरह हैं, अगर वो उस वेजिटेबल के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर आप गोभी खा रहे हैं तो गोभी के ऊपर अगर फूल जो है, कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनको आप छील लेते हैं ऊपर से और उनमें से उसे वॉश करने के बाद, छीलने के बाद उसमें वो मुज़र से जो अज्जा हैं वो किसी हद तक जो है वो साफ़ हो जाते हैं। लेकिन ऐसी सब्जियां जैसे गोभी है ये जो जिसे आप जस्ट वॉश करके आप उसको ऊपर से छीलना नहीं है, उनमें अगर ऐसे पार्टिकल ऊपर लगे हुए हैं तो वो डायरेक्टली अंदर जाके आपके लिए नुकसानदेह हैं। तो वहाँ पे चाहिए कि उसको अच्छी तरह वॉश करें और काफ़ी देर उसको पानी में डुबो के रखें ताकि वो अच्छी तरह ऊपर से साफ़ हो जाए। लेकिन फिर भी 100% वो साफ़ नहीं है, उसका फिर भी कोई ना कोई नुकसान है। लेकिन डॉक्टर जावेद, ये तो आउटर सरफेस हो गई, ये तो अच्छी तरह अगर मैं धो लिया, पानी में भिगो के रख लिया तो कुछ हद तक बहरहाल साफ़ हो जाएंगी, क्योंकि अगर सब्जी मिल ही ऐसी रही है, फ्रूट्स मिल ही ऐसे रहे तो बहरहाल अच्छी तरह धोने से कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन वो इंग्रेडिएंट्स जो कि मुज़र सेहत हैं, जो कि फ्रूट के या उस प्लांट के अंदर जा चुके हैं, उस सब्जी के अंदर जा चुके हैं, उससे कैसे बचेंगे? देखें, उसमें जैसे तो मैंने अभी आपको बताया कि लीफी वेजिटेबल है, फॉर एग्जांपल पालक जो है वो आप देखेंगे कि शहरों के इर्द गिर्द बहुत लगाया जाता है। अब वो पालक जो है उसमें जो हैवी मेटल्स हैं वो अकोमोलेट होती हैं लीफ में, उसको आप वॉश भी कर लें इवन देन उसको आप नहीं खा सकते क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे अज्जा होते हैं जो वॉश नहीं हो सकते। इसी तरह दूसरा मसला ये भी है कि जब आप सब्ज़ी लेने जाते हैं तो जो सब्ज़ी मंडी से आ रही है उस पर कुछ दिन पहले उन्होंने स्प्रे किया होता है, और जो स्प्रे किया होता है वो उसके अंदर जज़ब हो जाता है। वो सिस्टमिक होते हैं आमतौर पे जो पेस्टिसाइड जो यूज़ किए जाते हैं, तो उसकी वजह से उसमें वो अज्जा जो हैं वो उसमें शामिल हैं। अब आप ये सीज़न आ रहा है गर्मियों का, अब शुरू होगी भिंडी, शुरू होगी भिंडी तोड़ी शुरू होगी, उसके ऊपर मैक्सिमम स्प्रे किया जाता है। फिर बैंगन है, बैंगन पे भी स्प्रे किया जाता है, बाकी सब्जियों पे भी स्प्रे किया जाता है। अब ऐसी सब्जियां जिन पे स्प्रे भी हो और वो ऐसी जगह से, अब ये आप तो क्लासीफाई नहीं कर सकते कि कौन सी सब्ज़ी जो है वो शहर के करीब से आई है जिस पे सीवेज वाटर जो है वो लगा हुआ है। कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे सीवेज वाटर नहीं यूज़ किया जाता, जहाँ पे नहरी पानी जो है वो यूज़ किया जाता है, वो सब्ज़ी मुज़र सेहत नहीं है। तो अब ये शहरों के करीब से अगर कोई सब्ज़ी आ रही है तो आप उसका क्या हल करेंगे? बिल्कुल, उसका तो हल कुछ भी नहीं हो सकता अगर पेस्टिसाइड्स भी उस पर इस्तेमाल हो रहे हैं और अगर सीवरेज वाटर उसको दिया गया है उसकी इरिगेशन के वक्त में, तो फिर मामला बड़े गड़बड़ हैं। जिस तरह आपने फरमाया कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर सीवरेज वाटर को ट्रीट किया जा रहा, तो हुकूमत वक्त को ये सोचना चाहिए कि शहरों के इर्द गिर्द या जहां पर इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर वहां पर सीवरेज वाटर है या वहां पर इंडस्ट्रीज़ का इफ्लुएंट है यानी फुजला है, तो उसको ट्रीट करेंगे तो सब्जियां बेहतर तौर पर काश्त की जा सकेंगी और मुज़र सेहत नहीं होंगी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे जावेद अख्तर साहब। और ऐसे नहीं बनता मुआशरा, ऐसे नस्लें नहीं परवान चढ़ती जिस तरह हम कर रहे हैं, जितनी कन्फ्यूजन्स के साथ में कर रहे हैं। बहुत सारी खबरें इसके अलावा भी आपको देने के लिए अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कुछ म्यूजिक की बात भी करेंगे। डू नॉट रिलाई ऑन सोशल मीडिया। बार बार हम आपसे कहते हैं कि सोशल मीडिया पर जो भी शेयर कर दिया जाता है आप
आंखें बंद करके ना बिल्ली की तरह उस पर यकीन ले आते हैं, एक कबूतर की तरह, सॉरी। ठीक है, कबूतर हो, बिल्ली हो, कुछ भी हो, लेकिन खबर कम से कम झूठी तो ना हो। आगा सिराज दुरानी से मुताल्लिक एक झूठी खबर फैलाई गई। आज हम आपको बताते हैं, ये झूठ खोलते हैं। गैर मुल्की करेंसी जलाए जाने की एक वीडियो शेयर की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये रकम किसी और की नहीं, ये तो आगा सिराज दुरानी की है। खबर सारी की सारी झूठी है। वीडियो में नजर आने वाली रकम आगा सिराज दुरानी की कतई नहीं है, बल्कि ये रकम तो है स्पेन के शहर, बहुत सारे शहरों में इसको कोट किया जा चुका है। रकम ही नहीं है किरण, ये रकम ही नहीं है, ये तो एक पेंटिंग है, स्पेन का शहर, और वहां पे एक आर्ट इंस्टॉलेशन की वीडियो है। और इस वीडियो को रशिया, हेटी और कैमरून में भी इस्तेमाल किया गया है और सियासतदानों पर इल्जाम लगाए गए। यही काम किया गया है कि जिथे जाए जाओ फिट कर दो तो ये कर देते हैं इस तरह। तो अगर ऐसी वीडियो आप देख रहे हैं, नो मैटर अगर आपका सियासी इख्तलाफ भी है तो कोई बात नहीं, बहरहाल खबर सच्ची है तो उसे शेयर करें। लेकिन एक बड़ी अच्छी खबर किरण, अच्छा, बड़ी अच्छी और बड़ी सच्ची, बड़ी अच्छी बड़ी सच्ची और खुश नसीबों की हवाले से हम बात करेंगे आगे चलकर के किन का नाम आ चुका है उस कुरानंदाजी में जो कि आप जाएंगे फर्ज हज की अदायगी में। लेकिन उससे पहले यानी रहमतों का महीना रमज़ान, इसमें हम अक्सर जिक्र करते हैं किरण के रिलीफ नहीं दिया जाता आवाम को, लेकिन अब अच्छी खबर है कि रिलीफ दिया जा रहा है। रिलीफ दिया जा रहा है, इसकी तैयारी की जा रही है। खजूर, बेसन, घी, तेल, चावल, दालें, आटा, चीनी और मशरूबात 19 अशिया यूटिलिटी स्टोर्स पर 50 रुपए फी किलो तक सस्ती मिलेंगी। वहाब कामरान की रिपोर्ट देखिए। खास रहमतों और बरकतों का महीना रमजानुल मुबारक शुरू होने में तकरीबन 8 हफ्ते बाकी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 2 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज की मंजूरी दी। खजूर पर 10 रुपए फी किलो, बेसन 20 रुपए, कुकिंग ऑयल, घी और चावल पर 15 रुपए फी किलो सब्सिडी दी जाएगी। MD यूटिलिटी स्टोर्स जुल्करनैन खान कहते हैं, रियायत के बाद अशिया की फी किलो कीमत कितनी होगी इसका तयन उस वक्त के मार्केट रेट से होगा। मार्केट फ्लक्चुएट करती है ऊपर नीचे। आज मैं आपको प्राइस बताता हूँ, पता लगे कि कल दाल की कीमत 2 रुपए कम होगी या ज्यादा हो गई है, तो वो मुश्किल है, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट 2 मंथ अवे फ्रॉम द रमजान। यूटिलिटी स्टोर्स पर सफेद चने पर 25 रुपए, दाल चना 20, दाल मूंग 15, दाल मसूर 10, आटा 4 और चीनी पर 5 रुपए फी किलो रिलीफ दिया जाएगा। चाय की पत्ती मार्केट से 50 रुपए फी किलो सस्ती मिलेगी। मसाला जात 10% और मशरूबात 10 से 15 रुपए सस्ते होंगे। MD यूटिलिटी स्टोर्स का मयार पर भी समझौता न करने का वादा। इस साल 2 अरब रुपए का रमजान पैकेज रखा गया है, जो गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 50 करोड़ रुपए ज्यादा है। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। और जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे कि हज बैतुल्लाह की इजाज़त अब किस किस को नसीब होगी, क्योंकि बुलावा आ चुका है, नाम अब पुकारे जा रहे हैं। सरकारी हज स्कीम के तहत हज बैतुल्लाह की सादत के लिए कुरानंदाजी के जरिए 90,000 से ज़ायद खुश नसीबों का ऐलान हो गया है। खैर, इससे पहले जब हम जिक्र कर रहे थे कि कौन कौन सी अशिया रहमतों के महीने यानी रमज़ान में सस्ती हो जाएंगी, तो उसकी बात करते करते हमने सोचा कि आपसे ये भी शेयर कर लेते हैं कि सस्ती तो हम बात करते हैं कि क्या चीज़ें सस्ती हो रही हैं, लेकिन महंगाई की अगर हम बात कर लें कि महंगाई से अवाम भी परेशान होते हैं, ऐवान में जो बैठे हैं वो भी परेशान होते हैं, लेकिन लगता है कि उनकी परेशानी सुन ली जाती है, अवाम की परेशानी कहीं दूर रह जाती है। पंजाब असम्बली का ही जिक्र कर लेते हैं, यहाँ पे अरकान की तनख्वाहों में दुगना इजाफा होने जा रहा है। शायद वो ज़्यादा गरीब होंगे, ज़्यादा गरीब फील कर रहे होंगे। अवाम की कितनी फ़िक्र है ये, इस पर तो हम बात करते हैं, लेकिन ये अरकान बात बात पर ऐवान में लड़ते हैं, लेकिन जब अपना फ़ायदा दिखाई देता है तो इकट्ठे हो जाते हैं। 83,000 रुपए के बजाय तकरीबन 2 लाख रुपए माहाना तनख्वाह का बिल असम्बली में पेश कर दिया गया है। इस पर लाहौर से आरिफ मलिक रिपोर्ट करेंगे। अपोजिशन अरकान हो या हुकूमती बेंचेस पर बैठने वाले पंजाब असम्बली के अरकान तनख्वाहें बढ़ाने के लिए हो गए यकजुबान। असम्बली में पेश किए गए बिल के मुताबिक अरकान की बुनियादी तनख्वाह 18,000 रुपए से बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दी जाएगी। डेली अलाउंस और यूटिलिटी अलाउंस मिलाकर अरकान असम्बली तकरीबन 2 लाख रुपए माहाना तक वसूल करेंगे। अगर तनख्वाहें बढ़ रही हैं तो उसकी वजूहात भी हैं और काफ़ी ड्यू भी है। ये अच्छा इकदाम है अपोजिशन और हुकूमती दोनों बेंचेस के लिए, ताकि ये अपने जो रूटीन के अखराजात हैं वो कर सकें। अरकान कहते हैं कि महंगाई के इस दौर में सियासत करना भी आसान नहीं रहा। आप ये समझ लें कि फुल टाइम जॉब वो अपना फुल टाइम दे रहा है उस मुल्क और कौम के लिए, और उसके दूसरे काम खत्म हो जाते हैं जब पॉलिटिक्स में या अवामी खिदमत के लिए आता है। इस वक्त अरकान असम्बली को तनख्वाह और मराद की मद में 83,000 रुपए माहाना मिलते हैं।
क्या महंगा क्या सस्ता की बहस में एक खबर मैं और दे दूं आपको। पाकिस्तान में इंटरनेट डाटा महंगा नहीं है। बरतानवी वेबसाइट की रिपोर्ट पर भरोसा न कीजिएगा। वजीर आजम की टेलीकॉम टास्क फोर्स और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन दोनों ने ही रैंकिंग इदारे को गैर मुस्तनद करार दिया है। ब्रॉडबैंड, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, सिग्नल स्टैंडर्ड दस्तयाबी और रसाई के मामलात, इंटरनेट डाटा के हवाले से पाकिस्तान का दुनिया में 33वां नंबर। खित्ते में भारत 8वें, बांग्लादेश 14वें और ईरान 37वें नंबर पर। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी इत्तलात का भरोसा हरगिज मत कीजिएगा जनाब, क्योंकि ये सब सफेद झूठ है। पाकिस्तान ने दो टोक कह दिया कि बरतानवी निजी वेबसाइट की रैंकिंग तो काबिल एतमाद है ही नहीं। पीटीए तो उसको कोट कर रहा है, वो पीटीए गलत नहीं कह रहा उस लिहाज से, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो मेथोडोलॉजी जो है वो क्वेश्चनेबल है। सो आप जितनी रिपोर्टें जितने मेथोडोलॉजीज देखते चले जाएंगे आपको उतनी ही रिजल्ट मिलते चले जाएंगे। वजीर आजम की टेलीकॉम टास्क फोर्स के सरबराह परवेज इफ्तिखार ने भी मेंबर पीटीए की तायद कर दी। रैंकिंग के जो तरीकाकार है मुख्तलिफ, वो तो आलमी मुस्तनद जो हैं वही चलते हैं। ITU का कनेक्टिविटी इंडेक्स है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है और दूसरे तीसरे। बरतानवी निजी वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा भी किया था कि इसने 230 ममालिक पर जामे तहकीक के बाद नताइज जारी किए हैं। माहिरीन के मुताबिक ऐसी रिपोर्ट्स का मकसद ब्रॉडबैंड बिजनेस पर असरअंदाज होने की कोशिश हो सकता है। और एक खबर अमेरिका से शामिल करेंगे, जहां रोब स्पेंस नामी शख्स ने आंख में वायरलेस कैमरा फिट कर लिया, जिसकी मदद से फिल्म भी बना डाली। 9 साल की उम्र में आंख से महरूम होने वाले रोब ने हिम्मत नहीं हारी, अपनी आंख में कैमरा फिट कराया और डॉक्यूमेंट्री शूट करने निकल पड़ा। रोब को अब सीक्रेट मिशंस के लिए भी ऑफर्स आ रही हैं, क्योंकि उनकी आंख में लगे कैमरे की वीडियो लाइव कहीं भी किसी भी वक्त देखी जा सकती है। सिंध हुकूमत का मोटा पैलेस में PSL में शरीक खिलाड़ियों के लिए इशाया। खिलाड़ियों ने चटपटे खानों पर हाथ साफ किया। इस मौके पर सकाफती शो भी पेश किया गया। हसन स्क्वायर के करीब आतिशबाजी का मुजाहरा, ये सब कुछ हुआ। संजय साधवानी की रिपोर्ट देखिए। PSL सीजन 4 का मेला बड़े शहर के बड़े इवेंट में शामिल। खिलाड़ियों के लिए बड़े शाइये का एहतमाम। साईं सरकार की कराची मोहटा पैलेस में मेहमान नवाजी। साईं मुराद अली शाह ने सिंध की जानिब से मुल्की व गैर मुल्की खिलाड़ियों को अजरक सिंधी टोपी और खेस के तहफ़ भी दिए। अशाइये में खिलाड़ियों ने देसी और वलायती खानों पर खूब हाथ साफ किए। इस मौके पर सकाफती शो भी पेश किया गया। खिलाड़ियों के साथ साथ कोचेस, कमेंटेटर समेत दीगर ने अशाइये में शिरकत की। उधर PSL के हवाले से ही हसन स्क्वायर पर खूबसूरत आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। इस मौके पर वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना था कि शहर की रौनकें बरकरार रखेंगे। कराची ने हमेशा खेलों की सरपरस्ती की है। बाहर के खिलाड़ी आए जो पिछले 11 साल पाकिस्तान नहीं आए, और कराची से तो खास तौर पर लोग डरते थे। जब वो यहाँ आए हैं और अब हर खिलाड़ी ये कहता है कि हमें एहसास होता है कि हमने कराची में अजीम में ना आकर बड़ी गलती की है। PSL की खुशियों के साथ साथ कराची वालों का जश्न भी जारी है। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ संजय साधवानी, सामा, कराची। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट की रौनकें बहाल हो गई हैं। PSL में जहां लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं, मैच देख रहे हैं, स्टेडियम खचाखच भरे हैं, वहीं कुछ मनाजिर भी हम ऐसे देखते हैं जिस पर कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि स्टेडियम में शायकीन थे और उन्होंने एक दूसरे पर बोतलें फेंकी और यूँ नज़्म ज़ब्त की धज्जियाँ उड़ाई। इनका एंजॉयमेंट का एक तरीका है। बहरहाल कुछ लोग उसका क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर आई तो लोग ऐसे तमाशाइयों पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। ये एक जानिब जब हम पाकिस्तानी फ़ैन्स की बात करते हैं तो दूसरी ही जानिब हम आपको दिखाते हैं कि जापानी शायकीन क्या करते हैं, किस तरीके से वो आते हैं। उनका नज़्म ज़ब्त यूँ ही दुनिया भर में मशहूर है। बोतलें फेंकते या उछालते दिखाई नहीं देते, बल्कि स्टेडियम जब आते हैं तो मैच ख़त्म होने के बाद सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं और वहाँ उसको बिल्कुल साफ़ करके और फिर अपनी जीत को या उस फ़न को जो है वो जो उस टाइम एंजॉय कर रहे थे उसको इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। इतनी सारी खबरें हो गई, इतनी सारी खबरें बाकी है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो सही सोचते हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद आएंगे तो हेडलाइंस भी देंगे और दीगर मौज़ूआत भी शामिल करेंगे। देखते रहिए नया दिन। तो जनाब आप देख रहे हैं नया दिन और
अब हम बात करेंगे टिकटॉक पर। शोएब, ये टिकटॉक क्या है? ये टिकटॉक क्या है हम आपको बताएंगे तसल्ली के साथ, इत्मीनान के साथ, डिटेल के साथ कि एक ऐसा मशगला है जो नौजवानों को मिल गया, एक नया जुनून है जिसमें नौजवान मुब्तला हैं और यूथ इसे इस्तेमाल क्यों ना करे। किरण, आई नीड टू नो द रीजंस, क्यों इस्तेमाल ना करें? अगर आप एंजॉय भी कर रहे हैं, आप फेमस भी हो रहे हैं, शौक पूरा हो रहा है आपका, टिकटॉक मौजूदा दौर के नौजवानों के लिए सस्ती और घर बैठे तफरी का जरिया है, तो इस टैलेंट का इजहार, ये अहम जरिया किस तरह से बन चुका है, एक झलक आपको दिखाएंगे, एक सुपरस्टार से आपको मिलवाएंगे। अच्छा, तो कुछ ऐसा भी हो रहा है। ये तो है कि टिकटॉक घर बैठे लोगों को स्टार बना रहा है। तो भाई कौन बना टिकटॉक के इस्तेमाल से स्टार? हमारे दरमियान मौजूद है हमारी साथी एंकर शहरबानो आवान। शहरबानो, ये टिकटॉक क्या है? मैंने पूछा भी, मैंने थोड़ा सा देखा भी। अब जरा ये बताइए, आपके तो अच्छे खासे फैंस हैं, फॉलो करते हैं लोग आपको, ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ, शौक क्या था, किया क्या है, क्या भला भैया? एक्चुअली अगर मैं ये कहूँ कि नौजवानों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, टैलेंट है उनके पास, और मुझे लगा आप कह रही हैं जिनके पास करने को कुछ नहीं है। ये भी कह सकते हैं किरण, बिल्कुल ये भी कह सकते हैं। लेकिन अब जैसे कि मैं न्यूज़ एंकर हूँ, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, उसके साथ साथ मैंने ये मशगला कह सकते हैं कि अपना लिया। और इसमें यह है कि आप अपना टैलेंट चेक करते हैं कि क्या मैं ये कर सकती हूँ। अच्छा, जब आप वीडियो बना लेते हैं फिर आप सोचते हैं अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ। एक्चुअली मेरे लिए अगर आप पूछें कि ईजी क्यों था, तो मेरे लिए ईजी इसलिए था क्योंकि जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो हम एक्सप्रेशन से खेलते हैं। हमारी न्यूज़ टोटली एक्सप्रेशंस पे हैं कि अगर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा मूड बहुत ख़राब है लेकिन खबर बहुत अच्छी आ गई है, हमने स्माइल देते हुए खबर पढ़नी है। आप लोगों के साथ भी अक्सर ऐसा होता होगा। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपका मूड बेहद खुश है लेकिन खबर थोड़ी सी दुखी आ गई है, थोड़ी सी बुरी खबर है, तो आपने थोड़े सैड एक्सप्रेशन देने हैं। तो मैंने अपने एक्सप्रेशन से खेलने के लिए मैंने बस वो न्यूज़ इसको अंदर रखते हुए मैंने कहा चले यहाँ भी एक्सप्रेशन को देखती हूँ, तो एक्सप्रेशन के लिए मजा। यानी वो एंजॉय भी साथ करना है और साथ सीख भी लेना है। ये तो है, हाँ मैंने देखा है टिकटॉक का ये इस्तेमाल भी। लेकिन मैं ये पूछ रही थी कि ये आपने इस तरह किया। अच्छा, मैंने ऐसा सुना है, मुझे पता नहीं है इस बारे में, कि जब आप टिकटॉक पर आपके वीडियोस होते हैं तो लोग फिर आपसे राबिता करते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि जैसे कुछ ब्रांड्स हैं वो अपनी PR के लिए, क्योंकि वो फॉलोअर्स चेक करते हैं कि एक और फायदा है इसका। हाँ, इसका ये फायदा है। जैसे जो सेलिब्रिटीज यूज कर रहे हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी, अपने आप को सेलिब्रिटी नहीं कह रही, जितने फैंस आपके शहबानो वहाँ पर हैं, सेलिब्रिटी कह ले। चलिए ठीक है, जो सेलिब्रिटीज है और जो न्यूज़ एंकर्स या इस तरह जिनके पास कोई अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसके साथ वो टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए फ़ायदा ये है कि उनको कुछ ऑफर्स आती हैं PR के लिए। कुछ ब्रांड्स उनको अप्रोच करते हैं कि आप हमारा टिकटॉक पे ये 1-2 मिनट की वीडियो बना दें तो हम आपको पे करेंगे। लेकिन कुछ स्टार्स ऐसा करते भी हैं। ओके, तो शहबानो ये बताएं कि पहली वीडियो के बाद अब 3,30,000 फॉलोइंग। लोग कहते हैं अगर शहबानो ने टिकटॉक पे इलेक्शन लड़ा जीत जाएगी। ऐसे ही है। यानी मेयर ऑफ टिकटॉक शहबानो आवान। मेरे तो घर वालों से मेरी बात नहीं हो पाती, क्योंकि न्यूज़ पे फिर आप करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद जब आप टिकटॉक बनाते हो फ्री टाइम में, तो मेरे घर वाले बस मुझे टिकटॉक पे देखते थे, अच्छा तुम ठीक हो, ओके ठीक है, इसका वो टिकटॉक से देख लेते हैं एक्सप्रेशंस कैसे दे रही है, ओके फाइन। तो एक्सप्रेशंस किरण देखने भी चाहिए ना, कोई ऐसा हो ना मामला के अभी आप फोन उठाए कोई एक्सप्रेशंस देखे, कुछ करके दिखाएं, कुछ पॉसिबल है अभी, हो सकता है? इज इट दैट इजी जस्ट इन अ मिनट? लेकिन वो ऑडियो मेरे ख्याल से हमारे व्यूवर्स नहीं चेक कर सकते। थोड़े से टिकटॉक है हमारे पास शहबानो के, दिखाते हैं जरा सा, ये दिखाए जरा, पूरा दिखाए। शहबानो के टिकटॉक चल रहे हैं भाई। हम देखते हैं कि अक्सर आपके टिकटॉक ऐसे शहबानो कि आप ना लोगों को बहुत हंसा रही हैं, लेकिन लगता है कोई टिकटॉक ऐसा भी आपने बनाया होगा जिसमें आप
ऐसी एक्टिंग कर रही हो ना जैसे बहुत रोना पिटना मचाया हो। नहीं, ये बिल्कुल मुझसे नहीं हो सका, लेकिन कुछ बच्चे मतलब जो नौजवान हैं जो कि इनके पास कोई टैलेंट मतलब टैलेंटेड है लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं कुछ सच भी मेरे मुंह से निकल रहा है। बहुत बुरी बात है शहबानो, आपके फॉलोअर्स ज्यादा क्या हुआ अगर उसके फॉलोअर्स से 32,000 है तो? मेरी बात सुनिए, वो आप यकीन करें वो आंसुओं से रो रहे होते हैं और मैं उनको देख रहा हूँ यार ये टिकटॉक के लिए कैसे रो रहे होते हैं। लेकिन चले उनको भी हम टैलेंटेड कहेंगे या फिर उनको जैसे हमारी एक स्टार है, अभी रिसेंटली उनको मूवी ऑफर हुई थी, वो टिकटॉक से ऑफर हुई थी। टिकटॉक से मूवी ऑफर हुई है? हानी आमिर। अच्छा अब मुझे ये बताएं, अभी आपने जिक्र किया कि कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं सी टिकटॉक पर, कुछ ट्रेंड्स ऐसे हैं सामने आ रहे हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते, भले नहीं लगते। ऐसा है, कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे अक्सर ऐसा होता है कुछ जगहों पर जहाँ पे पॉजिटिविटी है नेगेटिविटी भी साथ ही लेके चलते हैं लोग। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो टिकटॉक में भी खराब अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। एक आधा कोई बात मसलन डायलॉग्स, ये मैंने सोचा मैं शहरबानो और मैं ऐसा टिकटॉक नहीं बनाऊंगी, वो कैसा टिकटॉक हो सकता है? वो किसी की दिल आजारी पर मबनी हो, किसी की दिल आजारी की जा रही हो, किसी पे कोई एथिक्स के अगेंस्ट हो, इस तरह के टिकटॉक। ऐसा टिकटॉक तो आपकी नजर से गुजरा ही होगा ना कि वो लड़की जो है वो लड़का बन रही है और लड़का जो है वो लड़की बन रहा है। एग्जैक्टली, ये मैं कहना नहीं चाह रही थी लेकिन किरण ने बिल्कुल समझ ली मेरी बात। हमारे नौजवान हमारे जो आजकल के लड़के हैं वो तकरीबन लड़कियां बन चुके हैं। बड़ा एक मजाक चलता है कि रिश्ता लेने गए तो मालूम हुआ लड़का क्या करता है, वो टिकटॉक पे लड़की बन के वीडियोस अपलोड करता है, ये वो करता है। शहबान लास्टली मुझे ये बता दें कि जिस तरह हम यूट्यूबर्स को देखते हैं या व्लॉगर्स को देखते हैं कि जब उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं तो वो प्लेटफॉर्म उन्हें पे करता है। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, एक और मेरी एक न्यूज़ पे भी टिकटॉक बहुत वायरल हुआ हुआ है, आपकी शोएब एक न्यूज़ पे बहुत टिकटॉक वायरल हुआ हुआ है, और हमारी एंकर है सिद्रा मीर, उनका भी टिकटॉक मतलब उनकी न्यूज़ हेडलाइन ऑडियो है, बेसिकली वो ऑडियो है और उस पे लोग एक्ट कर रहे हैं। और मतलब जिस तरह अक्सर न्यूज़ आ जाती हैं कि ये हुआ था, दिखाया कुछ, हो कुछ गया, इस तरह की न्यूज़ मैंने पढ़ी है, उस पर भी वायरल हुआ है, आपकी भी वायरल हुआ है, लोगों ने बड़ा कमाल क्या किया उसे। रियल से ज़्यादा चेक कर लिया। हाँ क्या आप कह रहे थे? नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया अभी तक। जिस तरह यूट्यूबर्स या व्लॉगर्स कमा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म से कि ज़्यादा उनके व्यूज़ होते हैं, तो अगर टिकटॉक यूज़र है और उसके बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है तो क्या वो कमा भी सकते हैं, उसे कुछ पैसे मिलते हैं या नहीं इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि टिकटॉक बहुत अर्न कर रहा है? उसका ये फ़ायदा है कि जिनको यूट्यूब के चैनल्स बने हुए थे उन लोगों को कोई नहीं जानता था, वो लोगों ने टिकटॉक का अकाउंट बनाया, वहाँ पर आधी वीडियो डाली, आधी कहा आप यूट्यूब पर जाकर देखें। आपने कुछ अर्न किया? नहीं मैंने शहरबानो छुट्टी कराओ भाई, छुट्टी कराओ। अर्न नहीं किया, छुट्टी कराओ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इदारा मुझे अच्छा दे देता है, इसलिए मुझे ये जरूरत ही नहीं पड़ती। आप एक मशगले के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जबरदस्त। थैंक यू सो वेरी मच शहबानो, आप साथ मौजूद थी और जिस तरह टिकटॉक बनाती रहिए और लाइकिंग्स को बढ़ाते रहिए। और आज टिकटॉक आपने बनाना है शोएब और किरण के लिए। इंशाल्लाह। ठीक है जी, शहबानो साथ मौजूद थी हमारे, और जिस तरह हम बात करें टिकटॉक की कि एक मशगला तो है लेकिन अच्छे से अच्छा भी है, और मुनफरद करने की दौड़ अगर आप में है, आप उस दौड़ में शामिल हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे आप जिक्र भी कर रहे थे कुछ यूज़र्स हैं जो अखलाकियात की जो हदूद है वो पार कर जाते हैं, और कुछ नाज़ेबा जुमलों का इस्तेमाल ये भी देखा, कपड़े मुनासिब नहीं थे ये भी देखा गया। ऐप इंतज़ामिया ने भी अब तक कोई बिजनेस प्लान दिया है न ज़ाबिता इखलाक, और ये कितना बड़ा मसला है, इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आपको कुछ ऐसी वीडियोस आपके सामने देख रहे हैं किरण, आपको याद होगा चंद रोज पहले एक वीडियो आई कि कुछ नौजवान फायरिंग करते हुए, एक्ट करते हुए पकड़े गए थे। वो हुआ ये था कि वो फायरिंग कर नहीं रहे थे सीवी पर, वो सिर्फ टिकटॉक वीडियो बना रहे थे, एक्ट कर रहे थे, तो ऐसा हो रहा था। तो इस तरह जो नौजवान नस्ल है उनके ज़हनों पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं टिकटॉक ऐप से, ऐसी वीडियो से, इस पर हम बात करते हैं। माहिर नफ्सियात अरूज मोइज़ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अरूज बहुत शुक्रिया सामा को आपने वक्त दिया, नया दिन के आप मेहमान बनिए। जानना चाह रहे हैं कि गैर अखलाकी डबिंग यूथ के लिए कितनी नुकसानदेह है? अच्छा देखिए, हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों होते हैं। अब कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती अगर उसका कोई मनफी चीज़ नहीं हो ना कोई उसकी पॉजिटिव हो। अब टिकटॉक है या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके अपने पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। अच्छा, जो टिकटॉक है एक तरीके से गलत इसलिए है इन अ वे कि उसके अंदर लोग बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव। उसकी दूसरी तरफ उन बच्चों के लिए जिनको कोई रिकग्नाइजेशन नहीं मिलती, या उनको पता है कि यार मेरे में कोई टैलेंट नहीं, कोई देख नहीं रहा है, या दे आर
यू नो सोसाइटी के अंदर उनको कोई रिकग्नाइज नहीं करे, उनके लिए अच्छा एक लाइक आती है, दे फील गुड, उनकी सेल्फ स्टीम, उनको हार्ट मिलते हैं टिकटॉक पे, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा फॉलोअर बढ़ते हैं, चाहे कपड़े फाड़ने पड़े, तो उसके अंदर उनको बड़ा मजा आता है कि एक हार्ट मिल गया या उनको फॉलोअर मिल गया। अच्छा हो क्या रहा है इससे, आपको ये पता चला है किसी भी माशरे की मेंटालिटी कि आपके बच्चों को अटेंशन नहीं मिल रही है। इट्स अ वेरी सीरियस थिंग कि हमें माँ बाप को पता होनी चाहिए। जी ये इसका जवाब भी दीजिए आप, और साथ में ये भी एड्रेस कीजिएगा, ना आवाज़ मेरी है, ना लिखा मैंने है, ना एक्सप्रेशन आवाज़ में मैंने डाला है, किसी की ये मेहनत थी, मैंने उठाई और रख दी। जो हमारे दूसरे साथी, मैं उनको नहीं कह रही बिल्कुल भी, लेकिन ये भी एक फैक्टर है, बिना मेहनत के भी अप्रिसिएशन चाहिए, एक ये फैक्टर भी है। यस सी देखिए अगेन आपको ये पता होगा कि अच्छा वो अटेंशन वाली बात पूरी करती है, वो भी कर लीजिए। हाँ, कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे माशरे में जो लोग हैं उन बच्चों को या उन लोगों को बहुत जगह से अटेंशन नहीं मिल रहा जहाँ उनको मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स इतना नहीं हो रहा या एजुकेशन पे इतनी वो नहीं कर रहे उसको, मतलब हमारा रुझान नहीं है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो जाके टिकटॉक पे व्हाटएवर दे कुड डू कि अपने आप के टैलेंट को दिखा सके कि मैं कुछ हूँ, मैं किसी से बेहतर हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सेकंड जो आपकी बात है कि किसी और की आवाज़, किसी और का एक्टिंग, किसी और की लिखी हुई चीज़, लेकिन मेहनत नहीं करनी है। अच्छा अगेन वही वाली बात है, प्लेटफॉर्म कहाँ से आएगा उनके पास, और ये इतना इजीली अवेलेबल है कि इन बच्चों में या इन लड़के लड़कियों में या इन जो टिकटॉक यूजर्स हैं उनमें बहुत सारे राइटर्स भी होंगे, किसी की आवाज़ भी अच्छी होगी, बहुत सारे अच्छे एक्टर्स भी होंगे, बट जस्ट बिकॉज इट इज़ ईजी टू डू वो अपने टैलेंट को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। तो ये टैलेंट एक्सप्लोर करना चाहिए। जो अगेन उसका जो बैड साइड है वो ये कि वो जो काम कर रहे हैं वो डिफरेंट होने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू में जब टिकटॉक आया तो हर कोई किसी गाने की डबिंग कर रहा था, सही शुरू में डब मैश की तरह हर कोई किसी गाने की डबिंग कर रहा था। अब क्या हुआ, इतने सारे लोग डबिंग करना शुरू किए तो उन्होंने कहा हम कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा के चक्कर में वल्गैरिटी की तरफ चला गया। वो एक्स्ट्रा जो पोटेंट था कि यार ये एक्स्ट्रा करूंगा तो मुझे और हार्ट मिलेगी, एक्स्ट्रा करूंगा तो मुझे और हार्ट मिलेगा, तो वो क्रिएटिव होने की जगह वल्गर हो गया, विच इज़ अ बैड थिंग दैट वी शुडंट बी डूइंग। क्रिएटिव होना चाहिए इंस्टेड ऑफ बीइंग वल्गर। कितना बुरा है कि ये क्रिएटिव होने के बजाय वल्गर हो रहे हैं और ये चीज़ बढ़ रही है। ये बहुत खतरनाक है। पॉइजन। अब अगेन द थिंग इज, आप जब टिकटॉक या हम इंस्टाग्राम पे भी बड़ा एक फीवर चला था बीच में, बट जब टिकटॉक के अंदर बहुत ज़्यादा है, मैंने और मेरे भाई ने एक दफ़ा हमने टिकटॉक का, मेरा तो है खैर बट इतने लोग नहीं है, मैंने इसी मजाक मस्ती बनाया था, बट मैं और मेरा भाई एक दिन ट्राई कर रहे थे, तो दिस इज गाय हु वर्क्स फॉर मी, उसने कहा अगर आप टिकटॉक पे एक दफ़ा बैठे ना तो आप हर वक्त वीडियो देखते रहोगे, पूरा दिन निकल जाएगा। अच्छा वी जस्ट डिड इट फॉर एक्सपेरिमेंट, हमने कहा चलो देखते हैं कि निकलता नहीं। ट्रस्ट मी 1 घंटा 15 मिनट मुझे एहसास हो कि मैंने 1 घंटा 15 मिनट तक ज़ाया कर दिया। स्क्रॉल करते रहते हैं ऊपर, तो आप देखते रहते हैं एंड यू फील कि ये बंदा क्यों कर रहा है, बट ये एक इंटरेस्ट आपका डेवलप होता है कि क्यों कर रहा है, क्यूरियोसिटी पैदा होती है देखने वाले में। अगेन इसको आप पॉजिटिव भी यूज़ कर सकते हो, नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हो, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस कंटेंट पे काम कर रहे हो। कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा एक किसी ने टिकटॉक बना दिया, जिस किस्म के टिकटॉक को हम जिस पे बात कर रहे हैं उन्होंने बना दिया, कुछ लोगों ने उसे देखा, फिर बहुत सारे लोगों ने उसे देखा, कुछ ने लाइक किया, कुछ लोग उसके यूज्ड टू हो गए। ये भी तो एक खतरनाक पहलू है। ये भी है कि आपको देखें अगेन, अब देखें अब मॉर्निंग शो का थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है। अब हम बात करें कि न्यूज़ की बात कर रहे हैं, हम शादियाँ नहीं हो रही, एक टॉपिक पे बात करें, लेकिन एक टाइम पे नहीं हो रहा, बट एक टाइम पे शादियाँ होती थी और लोग पसंद करते थे। ठीक है, अच्छा आप दिखाते क्या है, जो लोग देखना चाहते हैं, तभी तो उसको हार्ट्स और लाइक्स मिल रहे हैं ना। अगर उसका कोई चीज़ ना देखे तो वो करेगा भी नहीं शख्स। तो ये जो इसके अंदर जो कहते हैं ना कल्प्रेट है, वो दोनों पार्टी है। हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ इसमें कल्प्रेट वो जो टिकटॉक बना रहा है, लेकिन जो देख रहा है और देखने के बाद फिर बुराई भी करता है, ये बंदे ने देखो लड़का था लड़की बन गया। मेरा सवाल है। हाँ, मतलब लड़का था तो लड़की बन गया। टिकटॉक पे पहले एप्लीकेशन पर जाते भी हैं, वो देखते भी हैं, पूरा घंटा बर्बाद भी करते हैं, फिर कहते हैं नहीं सही नहीं किया। अब ये जो लोग हैं ना जो पॉइंट कर रहे होते हैं, अब जैसे कि लोग पूरा शो देखेंगे और कहेंगे ये अच्छा नहीं था, उसने ये सही नहीं किया, अच्छा पूरा टिकटॉक देखेंगे, ये बंदे ऐसा कर ही कैसे सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ को फ्यूल देना बंद कर दो, अब वो टिकटॉक यूजर्स का फ्यूल क्या है, अटेंशन। अच्छा शो का अगर किसी शो टीवी शो की बिठाओ तो हमारा यानी शोज वालों का फ्यूल क्या है कि व्यूअर्स देखें, ये फ्यूल है ना। अगर व्यूअर्स देखना छोड़ देंगे तो अपना कंटेंट चेंज करोगे, कंटेंट चेंज किया आपने क्योंकि आप चाहते हो व्यूअर्स देखें। द सेम में अगर जो व्यूअर्स हैं उनको कोई टिकटॉक का कंटेंट नहीं पसंद है तो इंस्टेड ऑफ उसके बारे में ज़्यादा बात करके उसको ज़्यादा पॉपुलर करो, उसको देखना छोड़ दो। सही, बट हम देखना नहीं छोड़ेंगे, हमको ही मज़ा आ रहा होता है,
बट जब हम खुद नहीं कर सकते तो हम उसकी बुराई करते हैं। तो इस पर मुझे टिकटॉक यूजर्स पे थोड़ा अफसोस होता है बेचारों पे कि वो एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं लेकिन फिर गालियां भी सुन रहे हैं। अब गालियां अगर दें तो बेस्ट है इसको देखना बंद कर दो, अटेंशन बंद कर दो, अपना काम बंद कर दो। गालियां देना निस्बतन आसान है, लोगों को ऐसा भी लगता है। यस और हमने देखा है कि बहुत सेलिब्रिटीज हैं, ऐसा नहीं है कि अब जिस हमने शुरू में जिक्र किया था कि शोहरत चाहिए तो आपने इस्तेमाल करना है, बहुत से सेलिब्रिटीज हैं जो कि यूज कर रहे हैं और बड़े डिसेंट वे में यूज कर रहे हैं उसको। अच्छा, डिसेंट वे में आप करें, अगेन डिसेंट इनडिसेंट वही कि आपको कौन देख रहा है, ठीक है ना। अब देखने वाला जो डिसेंट कंटेंट देखता है वो डिसेंट कंटेंट देखे तो वो ज़्यादा पॉपुलर होगा। अच्छा, जो इनडिसेंट वाले भी हैं देख रहे हैं, सो लेट देम बी, आप किसी को चेंज तो नहीं कर सकते ना। और फिर उस पर बेचारे वो टिकटॉक यूज़र अगेन जो काम कर रहा है अपना, जो काम कमाने वाली बात है वो कमा सकता है इससे। वो शायद सोच रहे हैं मैं तो करियर बनाऊंगा, मेरे यूट्यूब से मैं पैसे कमाऊंगा, मोनेटाइजेशन करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अब उस शख्स का अगर आप चाहते हो कंटेंट चेंज करे तो मेक श्योर दैट यू आर टेलिंग देम टू चेंज इट, इंस्टेड ऑफ कि उसको उठा के आपने हमने जज ज्यूरी एंड एग्जीक्यूटिव बन गए हम लोग नेट के ऊपर कि हम जाते हैं इसने ये क्या, इसने क्या, इसको तो यहाँ से हटा दो, उसको वहाँ से हटा दो। इंस्टेड जस्ट डोंट गिव द फ्यूल। अब ये हम व्यूअर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंस्टेड ऑफ द पर्सन हु इज डूइंग इट, क्योंकि अगर आप उसको पसंद नहीं करोगे वो नहीं बनाएगा। पते की बात है, डिसलाइक करने का भी एक तरीका होता है। yes. अब बहुत डिसेंट तरीका होता है ये, बिल्कुल इंस्टेड ऑफ गालियां देने के किसी को। और ये सिर्फ टिकटॉक पर नहीं, बाकी सोशल मीडिया पर भी ऐसा ही होना चाहिए। आपको पता है बुली की वजह से जो अब बच्चे, अब मैं अभी बिल्कुल वो बात कर रही हूँ कि हमारे पास जो लोग आते पेशेंट्स, बच्चे ऐसे आ रहे हैं कि सिर्फ इसलिए कि सोशल मीडिया पे 10 लाइक नहीं मिले, अम्मी ने एक नया पिंक कलर का फ़ोन नहीं ले दिया तो मुझे इंस्टाग्राम पे पिक्चर चढ़ानी थी। किड्स आर सफरिंग फ्रॉम लिटरली उस पे कॉम्प्लेक्स से एंड दे आर डेवलपिंग मेंटल डिजीजेस। तो ये एक चीज़ है जो सिर्फ इतनी नहीं है कि टिकटॉक की हमने, एक तो हम बहुत लाइट वे में बात कर रहे हैं, बट जो व्यूअर्स हैं, जो अगेन जो देखने वाले हैं, वो इतनी डिमांड करने लगे हैं अब देखने के लिए कि उनको हर चीज़ पिंक चाहिए अगर देखना है तो, अरे यार शी इज़ अ गर्ली टाइप, हमने स्टीरियोटाइप कर दिया चीज़ों को। तो ये जो है ना एक मेंटल डिजीज़ की तरफ जा रहा है और जिसको रोकना पड़ेगा। और उसके लिए सेकंड जो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की आती है कि आप पेरेंटल जो होती है ना, व्हाट डू यू कॉल दैट, इंटरनेट पे जो लगाते हैं आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, क्या लगाते हैं आप इंटरनेट पे? मैं तो कुछ नहीं लगाता, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। नहीं, पेरेंट्स जो लगाते हैं इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस। आप एक खास एज है उससे पहले बच्चे के पास फेसबुक नहीं होना चाहिए, एक खास एज है उससे पहले बच्चे को इंस्टाग्राम नहीं होना चाहिए, लेकिन हम उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे। हम कह रहे मेरा बच्चा इतना सेवी है फोन का, तो जरूर चेक करें बच्चा कमरे में अगर बंद है तो टिकटॉक पे वीडियोस कैसी बना रही है, पेरेंट्स को देखना होगा। थैंक यू उरूज, आप हमारे साथ ही इस सिलसिले में बात करने के लिए। तो भाई वक्त जाया नहीं करे, टिकटॉक बनाए, शहरबानों के जैसा बनाए, अच्छा सा बनाए। और अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो चलें उसे इग्नोर कर दें और क्रिटिसाइज ना करें। अगर आपको नहीं पसंद जस्ट डोंट वॉच इट। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं और अब जिक्र हमने करना है यहाँ पे साबिक वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का, जिन्होंने इस्तीफे के बाद पहला बयान दिया। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा भी था किरण के जस्ट वेट फॉर फ्यू डेज, मैं बात करूंगा। इजहार यकजहती करने वालों को सलाम किया है, ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान, साथ ही कुछ नारे भी लिख दिए कि सुलह हो या जंग, इमरान खान के संग। ये ट्वीट किया उन्होंने, दोबारा से उन्होंने शो किया कि मैं तो खैर खान साहब आपके साथ ही हूँ, कि खान साहब ने डिसप्लेयर का इजहार किया था उस जुमले पर, उन अल्फाज पर जो उन्होंने इस्तेमाल किए थे, तो इसलिए इन्हें अपनी वजारत से हाथ धोना पड़े थे। तो अब ये सोच रहे हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मुमकिन है। और इससे पहले जिस तरह किरण हम बात कर रहे थे मोबाइल फ़ोन यूज़र्स की, जैसा अरूज ने भी जिक्र किया है, मोबाइल फ़ोन यूज़र्स इसका यानी जो ज़्यादा इस्तेमाल है, इससे ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी है। याददाश्त की बात करें तो वो कमज़ोर होती जा रही है। ज़्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि हम देखते हैं नौजवान असल मोबाइल फ़ोन बस हर वक्त ऐसे गुम है, बल्कि यूं गुम है, मगन है। और जद्दा एयरपोर्ट पर तो जो हो गया वो तो कुछ बहुत आगे जाकर हो गया, अजब बात हो गई, अपनी नौयत का ये अनोखा वाकया, अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा। एक खातून मोबाइल फोन में ऐसी मगन हुई कि अपने बेबी का ख्याल न रहा, अपने बच्चे का ख्याल न रहा। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर माँ मोबाइल पर बात करते करते अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को हॉल में ही छोड़कर तैयारे में सवार हो गई। अचानक से याद आया कि मेरा काका तो उठे ही रह गया, तो फिर रोना पिटना पा देता है। फिर उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो बच्चा वहां पर रह गया है, तो आप प्लीज तैयारा वापस मोड़िए। तो फिर बड़ा अच्छा किरण, ये बड़ा अच्छा जेस्चर वहां से था कि उन्होंने अनाउंसमेंट की और फिर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है उससे बताया कि इस तरह में वापस आना पड़ेगा, वापस घर बच्चे को। तो ये बिल्कुल होम अलोन तो हमने देखी थी मूवी, लेकिन ये एयरपोर्ट अलोन बच्चे के साथ एक्चुअल में हो गया। अच्छा, वैसे एक्चुअल में ये एक का दुक्का सेलिब्रिटीज के साथ में भी हुआ। होटल से खाना खा के बाहर निकली, खचाखच मीडिया वहां पर मौजूद, और उसके बाद भी उन्हें ख्याल है ओह बेबी अंदर है, वापस भाग के गई।
लेकिन कुछ बच्चे किरण अपने आप को ना संभाल लेते हैं, और बड़े छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, बड़ी बड़ी ख्वाहिशात का इजहार भी करते हैं। अगर वैसे बच्चा एयरपोर्ट पर रुक जाता तो शायद ना बैठ के कुछ सोचता, मैं कुछ प्लान ही कर लेता हूँ कि व्हाट आई हैव टू डू इन माय फ्यूचर। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में 10 साल बच्चे का ये जिक्र सुन लीजिए, इसने एयरलाइन खोलने के ख्वाहिश का इजहार किया तो भाई फिर ये हुआ कि कैंटस एयरलाइन के CEO ने उन्हें बुला ही लिया। पेंसिल से लिखा गया था खत। एलेक्स ने कहा कि वो एयरलाइन खोलने का फैसला कर चुके हैं और इस सिलसिले में अहम ओहदों पर तैनातियां भी हो चुकी है। मशवरे के लिए मदद मांगी तो एयरलाइन के CEO ने उन्हें बुला भेजा। कहा वो रिवायती अफसर तो नहीं, नई एयरलाइन से मुतालिक अपने मुखालिफ को मशवरा देंगे। बच्चे बहुत तेज, बहुत चालाक होते जा रहे हैं। लेकिन आजकल किरण बच्चे क्या कह रहे हैं घर में, वो सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि जैसे वीकेंड आता है फौरन कहते हैं भाई हमें तो बाहर घुमाने फिराने लेकर जाए। पाकिस्तान में जगह भी बहुत खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत हैं, जन्नत के नज़ारे करते हैं। तो पाकिस्तान आइए जनाब, कुदरती ग्लेशियर्स का हुस्न, बर्फबारी ने तो इसको और भी लेकर चलें भाई आज। ठीक है भाई, मंजर शिगरी की रिपोर्ट दिखा देती हूँ मैं। बुलंदोबाला पहाड़ों के दरमियान बर्फ से ढकी वादी हूपर, गिलगित के जिला नगर के इस वादी का हुस्न बर्फबारी के बाद और भी निखर गया। कुदरती ग्लेशियर देखने लोग व्यू पॉइंट पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, लोग बहुत अच्छे हैं, बर्फ है, लोग एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। एनवायरनमेंट एक अलग ही है, ऊंचाई से देखने का पहाड़, बर्फ, बहुत खूबसूरती है, बहुत नेचुरल ब्यूटी है। बर्फ से खेलें, यादगार मनासिर तस्वीर में कैद करें। हॉपर वैली में मैं नेचुरल ब्यूटी जो कि स्नो है ऑन द माउंटेन्स, वो एंजॉय करना है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। सर्द मौसम में ही तो ठंडी ठंडी हूपर वैली के सफर का असल लुत्फ है। मंजर शिगरी, समा, हूपर वैली, जिला नगर। सस्ते मैंने मिटा दिया, मुझे रिपोर्ट दिखा दी, लेकर नहीं जा रही, कोई बात नहीं। लेकिन अच्छी खबर आपके लिए है हमारे पास, ब्रेक के बाद बताएंगे वो क्या है। हाजिर हैं ब्रेक के बाद। शोएब, आप कह रहे थे ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मेरे पास बड़ी खबर है, अच्छी खबर क्या है? तो अच्छी खबर यह है कि आप बहुत कंसर्निंग थे किरण के सब्जियों का इस्तेमाल हमने करना, लेकिन सब्जियां अच्छी मिल नहीं रही। आज हमने इशू उठाया कि सब्जियों की काश्त और उसमें जिस तरह इफ्लुएंट यूज़ हो रहा है और जिस तरह सीवरेज का पानी यूज़ हो रहा है, तो इससे मुतालिक नया दिन की ये खबर। इस पर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने नोटिस ले लिया है और इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया है। और सिर्फ नोटिस नहीं लिया किरण, हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं, तो मजीद बात उन्हीं से कर लेते हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, समय को अपने वक्त दिया और नया दिन की आज की खबर, और इतना जल्दी इस पर एक्शन ले लेना कि इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। जी, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही तशवीशनाक और खौफनाक बात है कि सब्जियां जो इंसानों की सेहत के लिए फायदेमंद होनी चाहिए वो इंसानों के लिए मुज़र साबित हो रही हैं। और इंशाल्लाह ये चीज़ जो है हमारी जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं इसकी प्रॉपर तरीके से, जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है और इरिगेशन डिपार्टमेंट है, ये सारे डिपार्टमेंट मिलके इंशाल्लाह इस पे पूरी जो है तफ्तीश भी करेंगे और इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब की लीडरशिप में उस्मान बुज़दार की इस मसले को हल करने के लिए इंशाल्लाह प्रायोरिटी बेसिस पे डील किया जाएगा। अच्छा, और ये भी फरमा दीजिएगा, थोड़ा और इत्मीनान आ जाएगा, लोगों को सुन के अच्छा भी लगेगा, कोई डेडलाइन, कोई टाइम फ्रेम जो आप दे सकें आम लोगों को कि भाई इतने दिनों में हम ठीक करेंगे, और मुतालिका इदारों को कि आपके पास इतना टाइम है, मुझे ये ठीक करके दीजिए। देखिए, टाइम जो है सबसे ज्यादा टाइम मैं समझता हूँ कि पब्लिक हेल्थ यहाँ पर इन्वॉल्व है। किसी भी गवर्नमेंट की नंबर 1 प्रायोरिटी जो है ये होनी चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे तमाम जो महकमे कंसर्न्ड हैं एज ए टॉप प्रायोरिटी बेसिस पे इस इशू को डील करेंगे और इंशाल्लाह इसको जल्द अज जल्द रिजॉल्व किया जाएगा, क्योंकि लोगों में इससे खौफ व हरास भी पैदा होता है। और चौधरी साहब, एक लास्ट में जानना चाह रहा हूँ आपसे, चौधरी साहब ये भी जानना चाह रहा था आपसे, जिस तरह हमारे गेस्ट हमें बता रहे थे कि कोई एक भी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, ये मसला आज का तो नहीं है, दहाइयों का मसला है कि सीवरेज वाटर को हम ट्रीट ही नहीं कर रहे। आपको ये बात चूंकि क्लोज टू माई हार्ट है और आई हैव ए पैशन ऑन दीज इश्यूज। देखिए, हमारे मुल्क की ये बदकिस्मती ये है
कि हमने जितना भी केमिकल्स, हमारी जो फैक्ट्रियां हैं या जितनी भी, उनका पानी या हम दरियाओं में गंदा डाल रहे हैं या हम नीचे कुआं खोद के उनमें डाल रहे हैं। जब हम नीचे डालते हैं तो निचला पानी जो है कंटेमिनेट हो रहा है, जब हम दरियाओं में डाल रहे हैं तो दरियाओं का पानी पोल्यूटेड हो रहा है, और जहाँ पर ये सब्जियां के लिए इस्तेमाल होता है पानी, या ये जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है या इंसानों के लिए साबित होता है, तो जिनके लिए जानलेवा साबित हो रहा है। तो इसमें आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे जो ट्रीटमेंट प्लांट है इस पे नोटिस लिया था, और आपको ये भी मालूम है कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, और 70 साल की जो बुराइयां हैं उनको ओवरनाइट हल नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और हमारी आने वाली जनरेशन के मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए हमें ये ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं वो तमाम बड़े बड़े शहर जो हैं उनमें लगाने पड़ेंगे। और देखें, बाहर की दुनिया में समुंदर में जो पानी जाता है वो भी ट्रीटमेंट करके समुंदर में डाला जाता है। समुंदर में भी गंदा पानी जो है डालने की यूरोप में या दूसरे मुल्कों में इजाजत नहीं है। तो इसके लिए हमें बहुत एक वाज़ेह पॉलिसी जो है वो अपनानी होगी, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे तमाम मिनिस्टर जो है इन इश्यूज को बहुत संजीदगी से लेते हैं, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये तब्दीलियां अगले महीने और सालों में आएंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, साथ आप मौजूद थे, हमें इत्मीनान दिलाया कि बहुत जल्दी तब्दीली आएगी, और क्योंकि ये मसला बड़ा क्लोज टू योर हार्ट है। भाई ये सवेरे सवेरे सुबह खबरें आती हैं, बहुत अच्छी खबरें आती हैं, लेकिन इतनी जल्दी से उसका फॉलो अप भी आ जाए, ये भी बड़ी प्यारी बात है। और मैं नहीं बताऊंगी हम किसको बिठा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास एक और गेस्ट है। पहले मैं जरा ना उनकी तरफ जाना चाहूंगी। ये तस्वीर किसकी है भाई? मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पाकिस्तानी लड़की का ये बड़ा कारनामा, सिंगापुर में होने वाली इंटरनेशनल फाइट, इसमें अनीता करीम ने इंडोनेशियन हरीफ को आउट क्लास कर दिया। तो उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, और ये कुछ फाइट जब हुई तो उस पर की कुछ तस्वीरें जो आपके सामने रखी हैं। और किरण, ये सबसे अच्छी बात है कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इन्होंने यहाँ पर ये गई और ये जीता, और शी इज़ द फर्स्ट द गर्ल जो रिप्रेजेंट की जिन्होंने पाकिस्तान को। सुपर वुमेन कहिए ना, सुपर वुमेन है, तो उनसे हम सवाल भी करेंगे क्योंकि हमें ज्वाइन कर चुके हैं वो स्टूडियो में इस्लामाबाद से। अनीता, वेलकम नया दिन। साथ ही आपके भाई भी मौजूद हैं, और एक भाई की सपोर्ट के बगैर तो वाकई आगे बढ़ना ज़रा सा मुश्किल हो जाता है। आप असल फाइटर वुमेन, जैसा किरण ने कहा कि सुपर वुमेन, तो ये ख्याल कैसे आया था कि ये चूज करना है मिक्स मार्शल आर्ट्स? सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, तो मेरा भी मिक्स मार्शल आर्ट की तरफ तवज्जो था, इंटरेस्ट था। जिस तरह से मेरे भाई ट्रेनिंग करते थे, मैं भी उन्हीं के साथ बचपन से ट्रेनिंग करती थी, और इन्हीं के साथ बस आगे आई। जिस तरह आपने भी कहा, आपने ये चूज किया, और साथ ही आपके भाई भी हैं। भाई आपके कोच हैं, इन्होंने कोचिंग की आपकी? जी, मेरे 3 भाई हैं। वो 2 मेरे जो कोचेस हैं, और भाईजान ये जो मेरे साथ है वो प्रोफेशनल फाइटर भी है और मेरे कोच भी है। तो यानी मुझे ये बताएं, ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? पहले कभी ये कहती थी आप कि भाई मेरे भैया जो है ना उनसे बच के रहना, और फिर उसके बाद में ये हुआ कि नहीं 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 अब मुझसे बच के रहना, भाई बाद में आएंगे मेरे? नहीं, शुरू से मुझे भाइयों ने ऐसी ट्रेनिंग दी थी कि इस तरह का कोई सिचुएशन आए तो तुम खुद ही हैंडल करना। मैं इतने छोटे फ्रेम में इतनी तंग जगह बैठे, वरना मैं तो जरूर कहती मुझे कुछ सिखा दे। अब क्यों, डर किससे आपको? डर तो नहीं है, किरण आप वैसे भी किसी से डरती वरती नहीं है, तो क्या डर है मार्शल आर्ट सीखने अभी यहाँ बैठे बैठे? नहीं, एक्चुअली डरने की बात नहीं है, बस यूं ही मैंने सोचा थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते। तो अलूमी भाई आप बताइएगा, ये कभी कोई ऐसा मौका आया कि आपने कहा कि यहाँ मेरी बहन थोड़ी सी वीक पड़ रही है, या यहाँ पर मुझे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ताकि ये बड़ी फाइटर बने? नहीं, जब ये छोटी थी उस टाइम से जो है हुंजा में जो हमारे बड़े भाई हैं कोच अली सुल्तान, उनके साथ जो है ना ये ताइक्वांडो की ट्रेनिंग करती थी, और उस टाइम पे वहाँ पे लड़कियाँ कोई प्रैक्टिस नहीं करती थी, तो शी यूज्ड टू फाइट बॉयज़। उसके बाद जो है जब ये इस्लामाबाद आई हमारे पास, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी जो है ना ट्रेनिंग कर रहा था। टीम फाइट फोर्ट्रेस हमारी एक पाकिस्तान की टॉप नॉच जो टीम है, वहाँ पे हमारे दोनों कोचेज जो हैं तशाम करीम और कोच अली सुल्तान, जो कि हमारे बड़े भाई भी हैं, उनके जो है ना ज़ेर निगरानी हम सब ट्रेनिंग कर रहे थे। जब अनीता यहाँ आई तो अनीता ने जब देखा
तो जो है हमें उस टाइम ये फील हुआ कि अनीता खुद तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन इसको जो है बाकी औरतों के लिए एक एग्जांपल बनना चाहिए। और इससे बेहतर कोई मेरे ख्याल से हमें कोई ऐसा फील नज़र नहीं आया। और अनीता का वो पोटेंशियल भी था, किसी ऐसी जगह पे हमें बिल्कुल फील नहीं हुआ कि हमें इसको कोई और एक्स्ट्रा चीज़ सिखानी है। ये जो स्टैंड अप फाइट जो एक एस्पेक्ट होता है, जी शुरू से ही फाइटर थी, मतलब खड़े होकर लड़ना भी उनको आता था, ग्राउंड पे गिरा के मारना भी आया था, दाव पेच लगाना भी इनको जो है ना जो भाइयों को भी सिखाया, सब कुछ जो है बेहतरीन। बिल्कुल, ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा जो मारपीट जो खाते हैं, जो सबसे ज़्यादा मार खाते हैं, इनसे वो मैं ही हूँ। लेकिन बड़े भाई ने मेरा ख्याल है ज़्यादा इसमें किरदार अदा किया है अली सुल्तान ने सिखाने में। जी बिल्कुल, कोच अली सुल्तान और एहतशाम जो है दोनों हमारे बड़े भाई हैं, दोनों ने जो है उन दोनों की मेहनत है, उन दोनों ने जो है ना सबसे पहले टीम बनाई, उसके बाद सबको इकट्ठा किया और फिर जो हमारा एक एम था, जो हमारा होम ग्रोन एक एम था कि हम वुमेन एम्पावरमेंट और ख़वातीन को जो है ना आगे पुश करें, उसमें हमने सोचा कि भाई अपने ही घर से शुरुआत करनी चाहिए। सही। और एक रोल ऑफ फादर, उस पर भी हम किरण बात करते हैं। भाई बहुत सपोर्टिव, मुझे लगता है कि फादर इनसे भी ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है फुल बॉडी कांटेक्ट की फाइट होती है खातून के लिए, बिकॉज आप बिलोंग करते हैं हुंजा से। बहुत खूबसूरत है हुंजा। मैं कुछ देर पहले किरण से कह रहा था मुझे लेकर नहीं जा रही, मुझे रिपोर्ट तक इन्होंने महदूद रखा हुआ था। बहरहाल फिर से रिपोर्ट दिखा दूंगी। नहीं अभी नहीं। तो ये बताएं कि कितना ये चैलेंजिंग रहा, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ से एक लड़की का इस तरह इंटरनेशनली जाना, फाइट करना विद सपोर्ट ऑफ फैमिली, और चैलेंजिंग कितना था? सपोर्ट तो बहरहाल बहुत थी फैमिली की। सपोर्ट फैमिली की सिर्फ नहीं थी, बल्कि पूरे रीजन के जो लोग थे, हमारे जितनी पूरी गिलगित बल्तिस्तान की कम्युनिटी है, सबकी सपोर्ट हमारे साथ थी, मॉरली, एथिकली और इवन कि फाइनेंशियली भी जो उन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो इसीलिए हमें कभी ऐसे फील नहीं हुआ कि हमें किसी चीज़ की जो है ना कमी है। अनीता को हमने थाईलैंड भेजा उसकी जो है ना ट्रेनिंग कैंप के लिए। फाइट से 1 महीना पहले थाईलैंड गई, ट्रेनिंग की, वहाँ पे भी जो है उसके भी जो कुछ अखराजात थे वो भी जो है हुंजा के हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, जान पहचान वाले हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने इसके टिकट का, इसके रहने का, इसके खाने पीने के खर्चे का, हर एक चीज़ का जो है ना जो खर्चा उठाना था वो भी उन्होंने उठाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ से हमें सपोर्ट मिली थी। सही। अनीता, किस मुल्क आप गई और कितना एंजॉय आपने किया? यानी हुंजा वैसे बड़ा खूबसूरत, लेकिन और मुल्कों में जाना और वहाँ पे एक्सप्लोर करना, लेकिन रिप्रेजेंट भी करना पाकिस्तान को, और कोई तगड़ा खिलाड़ी भी मिला? बहुत इंजॉय किया, हाँ, लेकिन ज़्यादा मैं अपने भाइयों को मिस करती थी। अनीता, आपकी आवाज़ सही से आ नहीं रही हम तक। हम जानना चाह रहे हैं आपसे कि जैसा किरण ने सवाल किया था, कोई तगड़ा खिलाड़ी भी मिला? कुछ शेयर करेंगे हमसे, कोई ऐसी फाइट जब शेयर करना चाहें जहाँ पे बिल्कुल आपको एक लम्हे लगा होगा आई कैन डू इट, बट आपने फिर हिम्मत जो है वो जोड़ी और दोबारा से आपने फाइट की? सबसे मुश्किल मेरे लिए मेरे भाई के साथ स्पारिंग करना था, जो फाइट से 1 महीने पहले मैंने की थी। मार के मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे, फिर भी मैं खड़ी हो रही थी और स्पारिंग कर रही थी। और बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे साथ इतने टफ आएंगे। हाँ, वो टफ आते हैं, पर मैं भी ज़्यादा ट्रेनिंग कर लेती हूँ, पर सबसे ज़्यादा मैं अपने भाई के साथ टफ ट्रेनिंग होती है मेरी। क्या पता भाई होला हाथ रखते हो? हाँ, ये भी हो सकता है। नहीं बेसिकली हमें पता है कि अगर यहाँ पे हम इसको थोड़ा इजी टाइम देंगे, जिम में अगर ये हंसी खुशी जो है ना मजाक में ट्रेनिंग होगी, और जो है जिम में अगर ये रगड़ा नहीं खाएगी तो फिर रिंग में जाएगी, केज में जाएगी, तो वहाँ पे जो है ना इसको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। तो हम वी मेक श्योर कि पहले से इसकी जो है वो जी। अनीता, बिल्कुल चलते चलते बता दें जल्दी से, आगे क्या सोचा है आपने, मुस्तकबिल के क्या प्लान्स हैं? पाकिस्तान को जितना मैं आगे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर ले जा सकती हूँ, मैं उसे रिप्रेजेंट करूँगी, और वर्ल्ड चैम्पियन में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का सोच है। वाह, ज़बरदस्त। तो जितनी एनर्जी आप में है, जितनी हिम्मत आप में है, प्लान्स भी वैसे ही बनाए ना, तगड़े प्लान्स बनाए। और किरण, यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहिए कि ये होता है असल दंगल, जब भाई अपनी बहन को तैयार करते हैं कि आप हर वो काम कर सकती हैं जो कि किसी को भी करना चाहिए, मेड भी मैन और वुमेन। तो आपने ज़बरदस्त काम किया, मोर पावर टू यू गर्ल। बहुत शुक्रिया, साथ आप मौजूद थे
और एग्जाम्पल्स हैं जो कि सेट होती पाकिस्तान में बाहिम्मत ख़वातीन की। एक और एग्जाम्पल यहाँ हम शामिल करेंगे। बिल्कुल ऐसी खातून की बात करेंगे क्योंकि उन्होंने अपने अज़्म से, अपने हौसले से हर मुश्किल को हरा के रख दिया। ऐसी ख़वातीन के लिए इस्लामाबाद में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। अरहम खान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर अपनी ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं। बेरोजगारी से खुद मुख्तारी तक का सफर कुछ मुश्किल नहीं, बस इंसान हिम्मत न हारे। ये पैगाम है सकीना बीबी, साइमा कमल और परवीन सादिक का। मुल्तान की सकीना बीबी का शौहर फौत हुआ तो जिंदगी की गाड़ी अकेले खींचना पड़ी, मगर मुसलसल मेहनत से खुद रास्ते बनते गए। पहले ना बहु गरीबी आई, चटनी कोट कोटी ना अपने बच्चे को रोटी देनी हम शामिल। वो 12,000 दी मैं मशीन गिद्दी, महीने बाद 20,000 30,000 साढ़ा बन मंजे। लिया में पोल्ट्री बिजनेस से वाबस्ता कम उम्र तरीन लड़की साइमा कमल कहती हैं अपने कारोबार से बेहतर कोई रोजगार नहीं। यहीं से ही मैं स्टार्ट करूं तो इससे पढ़ाई से ज्यादा कमा सकती हूँ, किसी गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा इसमें मुझे मुनाफा मिल सकता है। मातली में समोसे पकोड़े बनाकर रिज़्क़े हलाल कमाने वाली परवीन सादिक की कहानी भी सुनने वालों के लिए मिसाल है। हो गए तो मुझे 20 साल कारोबार करते करते, मैं बहुत बुरे वक्त से गुजरी थी, लेकिन मुझे मेरे बच्चों ने कहा अम्मी जब आपको नहीं आ रहा, खराब हो जाता है, जायका नहीं अच्छा, मैंने बोला एक दिन इसके अंदर जायका आएगा। छोटे कारोबार से अच्छा मुनाफा कमाकर मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालने वाली खवातीन के काम को सराहते हुए इन्हें नक़द, इनामात और अवार्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन फैसल मसूद यूसुफ के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। तो पाकिस्तान की बाहिम्मत खवातीन एक दो नहीं है, बहुत सारी खवातीन है, एक तवील फहरिस्त है। हिम्मत, हौसला, अज़्म, ये पाकिस्तान की औरत है और पाकिस्तान की ही औरत, पाकिस्तानी खातून हमारे साथ हैं। आज एक और कहानी, एक और मिसाल, आयशा खान। बहुत शुक्रिया, आपने नया दिन के लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ज़बरदस्त। आप लोगों को देख के बहुत फ्रेश फील हो रहा है, वरना सुबह उठना ज़रा मुश्किल होता है। आप मुश्किल लफ्ज़ का इंतखाब करें, मुझे तो यही समझ में नहीं आया। आपने तो हर मुश्किल को हरा के रख दिया, पछाड़ के रख दिया। एक्चुअली बिफोर इंजरी तो ऐसा था कि मुझे भी अपनी सलाहियतों का इदराक नहीं था। उसके बाद मुझे लगा कि यार आई एम गुड इन इट, मैं अच्छे से फ़ाइट कर लेती हूँ। पहले भी मुझे ऐसा लगता था कि गिव अप नहीं करती थी मैं छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी, लेकिन अभी तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। मेरे पास चॉइस ही नहीं है कि मैं गिव अप कर लूँ। आई हैव नो चॉइस। आयशा वो हैं जो जिनके लिए कहा जा सकता है कि यू कांट वॉक बट यू कैन सिंग, और आपकी आवाज़ में बड़ी ताकत है। 2017 में गालिबन आपको ये इंजरी हुई, फिर आपने एक तवील वक्त गुजारा ट्रीटमेंट के हवाले से, लेकिन उसी दौरान आपको ये इदराक हुआ कि मैं बहुत अच्छा गा सकती हूँ। मैं सुरीली हूँ। गाना मैं पहले भी गा सकती थी, मैं और भी कुछ प्रोग्राम से बता चुकी हूँ, लेकिन कुछ लिमिटेशंस होती हैं घर की, और उससे आप इतना मतलब पब्लिकली, प्रोफेशनली तो खैर बिल्कुल गाना नहीं गा सकते। जब आप एक बीवी होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, बहू हैं, बेटी हैं, तो सिंगर बनना इतना आसान नहीं होता। नहीं, ड्यू टू सम रिस्पेक्ट, और मतलब सोचा जाता है सिंगर कैसे बनेंगे। सिंगर तो फैशन डिज़ाइनिंग मेरा दूसरा पैशन था, वो मैं बहुत अच्छे से करती रही हूँ। अब मैं उसको थोड़ा सा ब्रेक कर दिया क्योंकि मेरे पास अब इतना टाइम नहीं होता कि मैं इतना हार्डवर्क करूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इंगेज रहना पड़ता है। तो फिजियोथेरेपी से लेकर के मेरी बहुत ज़िंदगी में चीज़ें बहुत रूटीन में हैं जो मैं रेगुलर अगर नहीं करूँ तो मैं बहुत पीछे चली जाऊँगी हेल्थ वाइज। तो हर रोज़ मुझे एक नई स्ट्रगल करनी पड़ती है, और ये मैं कोई हमदर्दी के लिए नहीं कह रही, बट आई रियली हैव टू वर्क हार्ड टू लिव अ लॉन्ग एंड गुड लाइफ। लेकिन हम फिर भी जानना चाहेंगे, अगर मुख्तसर आप शेयर कर सके अपनी स्टोरी, हादसा कैसे पेश आया, ट्रीटमेंट का अरसा, इस दौरान कौन साथ था, कौन साथ नहीं था? अच्छा, तो बातें बहुत लंबी है, शॉर्ट में करके बतानी है कि 2017 सितंबर में एक्सीडेंट हुआ था मेरा, फॉल फ्रॉम हाइट, और उसमें मेरा T12 इंजरी थी जो कि कोनस पे काफ़ी एशियाबी कहलाती है। इट्स इनकम्प्लीट बट वेरी क्रिटिकल इंजरी। तो उसके बाद सर्वाइव ऐसे किया कि हस्बैंड ने काफ़ी साथ दिया, भाई ने भी दिया, बच्चे मेरे एक 14 ईयर्स के और एक 10 साल का है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को ज़रा भी पता चले कि मैं थोड़ी भी परेशान हूँ, क्योंकि ये डिज़र्व नहीं करते मेरे बच्चे कि मैं उनके ऊपर कोई भी स्ट्रेस डालूँ। वैसे भी मुझे लगता है कि लोग भी कहते हैं कि पूरी इंजरी में मैंने वक्त जो है ना बहुत हंस के और लाइट लेके जस्ट लाइक गेम की तरह गुजारा है कि बस ठीक है, और ऐसा होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इसमें बताऊँ कि अल्लाह की मदद साथ हो तब भी आप ये सब कर सकते हैं, बग़ैर अल्लाह की मदद के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो मेरे साथ ही मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। मेरे माँ बाप काफ़ी मजहबी हैं। अब्बू का भी रिसेंटली मेरे
ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, तो चीज़ें मेरे साथ आती हैं, मुझे उनको एज ए पेशेंट नहीं, एज ए अटेंडेंट ही। पहला इलाज आप अपना खुद करते हैं, मुस्कुरा के, अज़्म के साथ जी के, ये पैगाम है आपका? और फिर दूसरों को हेल्प करती हूँ, क्योंकि अगर मैं स्ट्रांग नहीं होंगी तो मुझे बताना पड़ता है कि आई एम जस्ट ऑल राइट और यू आर ऑल्सो ऑल राइट, तुम भी ठीक हो। मैं अभी मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं ज़्यादा हिम्मत देने लगी हूँ लोगों को, मुझसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं लोगों की कि ये ठीक से बताएगी क्योंकि ठीक से चल रही है, तो ये हमें सही करेगी। तो अक्सर जो है ना मुझसे अब फ़ोन करके या जिस तरह भी अपने मामलात बताए जाते हैं मेरे, मतलब ऑफ कोर्स जानने वालों के, और मुझे लगता है कि मैं अच्छा उनकी हील करती हूँ उन चीज़ों को। आई फील दैट, मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोल रही, बट दे थिंक दैट लाइक मी। अच्छा, ये इतनी प्रॉब्लम्स के बाद में आगे बढ़ के आना, ये एक दर्द अंदर होता है, आवाज़ के सुर जो होते हैं ना आपके, बड़े सीधे सीधे प्यारे प्यारे हो जाते हैं गम से गुजरने के बाद। मुझे किसी ने कहा कि आपके यहाँ ऐसा ही है, गाएंगे आप हमारे लिए? मैंने एक गाना अपना कवर सॉन्ग किया था रेशमा जी का, लंबी जुदाई, और मैंने इस वजह से ये सॉन्ग किया, एक तो मुझे पसंद था, मुश्किल बहुत था क्योंकि मैंने कुछ भी म्यूज़िक सीखा हुआ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सीखा, आज तक कुछ भी नहीं आता मुझे। हमारे कुछ बहुत अच्छे करीबी दोस्त हैं जो काफ़ी अच्छे मशहूर सिंगर्स हैं पुराने, तो उन लोगों ने भी मुझे कहा कि ये गाना नहीं करो, लेकिन मुझे मुश्किल चीज़ें करने का शौक़ है, तो मैंने कहा नहीं, मुझे यही करना है। बिना रियाज के कर दिया? हाँ, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की, मतलब सुनना चाहेंगे अब तो हम, प्लीज़। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी, और अब वो बात करते जा रहे हैं और आगे कभी कुछ गुनगुना देती हैं आप, पॉसिबल है क्या? प्लीज। ब्यूटीफुल। और जिस तरह से पहले जिक्र कर रही थी आप, अपनी स्टोरी शेयर कर रही थी, तो मैं कहता हूँ कि किसी के लिए भी, मेड बी मैन और वुमेन, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। इतनी हिम्मत, उस पर मुस्कुराना, उस पर गुनगुनाना, शी इज़ हैविंग 2 kids, उनको उनकी तरबियत करना, उनका ख्याल रखना एक नॉर्मली हालात में चैलेंजिंग होता है, आप तो बड़ी ज़बरदस्त उसे कर रही हैं। एक्चुअली बात बताऊँ, मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है। जब आदमी के ऊपर, मैं पहले भी बात कोट कर चुकी हूँ कि जब टफ टाइम आता है तो आप उसे भाग नहीं सकते, जब आता नहीं है ना आप सोचते हैं कि बच जाएं, लेकिन अब अगर आ ही गया है तो यू हैव टू फेस दैट। तो अगर रो के करेंगे तो फिर दूसरे भी परेशान होंगे, आप कर भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि अब मुसीबत पड़ी गई है तो आप उसको इजीली, जबरदस्त बात है, क्या करें, आप गुजरना तो है ना, हाँ, उसको साथ लेकर चलना है, तो है, जिंदा तो रहना है ना, तो दूसरों के कुछ काम आ जाएं, अपने नहीं आ पा रहे। तो अभी मेरे हस्बैंड की भी रिसेंटली भी इतनी अच्छी तबीयत नहीं है, तो आप यकीन करें जब मैं हॉस्पिटल में, मेरे पिछले कुछ महीनों से मैं बार, तो अब मैं पेशेंट नहीं, मैं अटेंडेंट बन चुकी हूँ, और मेरे साथ मेरा ही भी एक अटेंडेंट होता है। तो मैं जाके कहती हूँ कि मैं इनकी अटेंडेंट, वो कहते हैं नहीं 2 पेशेंट नहीं आ सकते, तो मैं कहती हूँ मैं अटेंडेंट हूँ, मैं पेशेंट नहीं हूँ। तो अब मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी बीमारी भूल चुकी हूँ, और
मतलब देयर टफ टाइम अराउंड मी, और मुझे अल्लाह पाक से उम्मीद है कि मुझे जल्द इसमें से निकाल देंगे। आमीन। अल्लाह उन्हें भी सेहत दे और अल्लाह आपको हिम्मत दिए रखे और अल्लाह आपको भी सेहत याब रखे। आमीन, शुक्रिया। और मैं भी ये चाहती हूँ कि जो भी ख़वातीन और हज़रात, मैं सिर्फ ख़वातीन को लेके बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मुसीबत में आदमी भी होते हैं, कोई ये थोड़ी कि आदमी किसी और चीज़ के बने हुए, उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उनकी भी हिम्मत कम होती है। औरत में कोई डिफरेंस नहीं है, मुश्किल में सब परेशान होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे, इसलिए मैं टीवी पे आती हूँ और कोई मकसद नहीं है कि मैं ये बात, क्योंकि मैं जब बीमार थी तो मैं दूसरे लोगों को देख के हिम्मत सीखती थी। तो मैं ये चाहती हूँ कि अब कुछ लोग मुझे देख के हिम्मत सीखें और मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी मिले जहाँ पे जाके मैं बात कर सकूँ या कुछ ऐसी स्पीचेस दे सकूँ डिफरेंट जगह में, जहाँ से मैं कुछ लोगों की हेल्प कर सकूँ। आई रियली वांट टू डू दैट। इसलिए मैं मॉर्निंग शोज़ पे आती हूँ और मैं रेडियो शोज़ पे भी जाती हूँ, ताकि मैं लोगों से कुछ इंटरेक्ट कर सकूँ, उनसे बात कर सकूँ और उनको कुछ हेल्प हो जाए। जबरदस्त। आप ऐसी वुमेन हैं जिसको मैं कहूँगा कि आपको सलाम है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया साथ आप थी हमारे। इतने सारे लोगों को मोटिवेट कर रही हैं और खुद भी आपने देख लिया कि वाकई सीखने लायक शख्सियत थी। तो इन्होंने ये बताया था कि पहले ये फैशन डिजाइनिंग से मुंसलिक थी, लेकिन हमारे पास वक्त खत्म हो चुका है, हमें तो अल्लाह हाफिज कहना है। हमें अल्लाह हाफिज कहना है, लेकिन चलिए ठीक है, क्विकली हम तो अल्लाह हाफिज कह रहे हैं, लेकिन आपको दिखा देते हैं कि कराची में पाकिस्तान फैशन वीक के रंग क्या रहे।